फिर जीजू मैं आपके जैसे स्ट्रांग हो जाऊंगा क्या? चीकू ने एक बार फिर से पूछा, जो सुनकर मोक्ष हल्का सा हंस दिया। मुझसे भी ज्यादा। नविका हैरान थी, उसने इस इंसान को हंसते मुस्कुराते हुए बहुत कम देखा था। उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट थी और बार बार चीकू के सवाल करने के बाद भी उसने उसको जवाब दिया था। वो चिढ़ा नहीं था, गुस्सा नहीं किया था, जो नविका के हैरान कर देने वाला था। चीकू ने अब कुछ धीमी आवाज में कहा, फिर कोई मेरे को अनाथ बोलेगा ना? दीदी के पापा ना बहुत गुस्सा हुए थे जब वो मुझको लेकर आई थी, लेकिन उन्होंने तब भी मुझे अपने साथ रखा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं सब कुछ खुद करूंगा, तब कोई मेरे को नहीं बोलेगा ना? मोक्ष की नजर उस पर ठहर गई। चीकू के चेहरे पर जो उदासी थी वो इस वक्त नविका के चेहरे पर भी देखने को साफ मिल रही थी। उसको बहुत ही दुख हुआ था और वो से ही अब अंदर जाने लगी, तभी मोक्ष की आवाज आई, आपको पता है अनाथ ना उनको कहते हैं जिनके पास कोई नहीं होता है, तो आप अकेले हो क्या? आपके पास दीदी है, मैं भी हूं ना? नविका उसकी बात सुनकर ठहर सी गई। उसकी नजर सामने मोक्ष पर स्थिर हो गई। वो एकटक उसे देख रही थी। उसकी बात पर चीकू के चेहरे पर आई मुस्कान कब नविका के चेहरे पर मुस्कान आ गई उसे खुद को भी पता नहीं चला। हाँ आप हो, दीदी भी है, मतलब मैं अनाथ नहीं हूँ, चीकू ने खुश होकर कहा। ये कहते हुए इस समय उसकी आंखों में एक चमक नजर आ रही थी जो देखकर नविका को भी अच्छा लगा था। अगर उसके अलावा किसी ने उसके बारे में सोचा था तो वो वही था। मोक्ष के साथ चीकू एकदम खुश नजर आ रहा था। उसकी नजर जैसे ही अब नविका पर पड़ी उसने खुश होकर कहा, दीदी आ गई। नविका का जिक्र आते ही मोक्ष का चेहरा भावहीन हो गया। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो भी अब अंदर आ गई। उसके आने के बाद से ही मोक्ष एकदम शांत हो गया था, जो उसने भी महसूस किया था। दीदी अब मैं आता हूँ 1 मिनट में, चीकू भागते हुए इतना कहकर वहां से निकला। इस वक्त इस लिविंग रूम में सिर्फ मोक्ष और नविका दोनों ही थे। मोक्ष से देखते ही जाने लगा था, तभी नविका ने एकदम धीरे से कहा, थैंक यू सो मच, तुमने चीकू का बहुत ध्यान रखा है, तुम्हें बहुत मानता है, वो बच्चा है, तुमने उसे बहुत प्यार दिया है, थैंक यू। मोक्ष ने बस एक नज़र उस पर डाली और बिना कुछ कहे वो वहां से निकल गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और जिस तरह से वो गया नविका कुछ बोल भी नहीं पाई। आजकल उसका यही तरीका था, वो उससे बात भी नहीं करता था। पता नहीं, मैं इस इंसान को समझ नहीं पाती हूँ, मुझे ये बहुत गलत लगता है और ये इंसान सच में गलत है। इसने जिस तरह से मुझसे शादी की है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन चीकू के लिए बहुत अच्छा है और ये सच में उसका बहुत ध्यान रखना है। नविका ने अपने आप में ही कहा। वो बहुत ही ज्यादा उलझ गई थी। मयूर की मेहंदी फंक्शन में अशीति अगस्त्य के साथ अपनी फैमिली के बीच थी और अब उसके मन कोई डर भी नहीं था, मगर सबका ध्यान जरूर उस पर था और अगस्त्य से जिस तरह से बार बार उसके आसपास जाकर देखभाल कर रहा था, ये देखकर सारी औरतें मुस्कुरा रही थी। अब वो जैसे ही गया एक औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बिटिया तेरा पति बहुत अच्छा है, तेरा बहुत ध्यान रखना है। ये सुनते ही अशीति मुस्कुराहट आ गई। अगस्त्य सच में उसका बहुत ध्यान रख रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो है ही इतने अच्छे। अगस्त्य की नज़र अशीति पर ही थी और अब कुछ देर बाद वो बाहर निकाला। सब कुछ एकदम से था जो देखकर उसे राहत मिली। मुकेश जी को उसने कुछ लोगों के साथ देखा तो वो अब उनके पास से आ गया। मुझे कुछ बात करनी थी आपसे, फ्री होंगे तो प्लीज बताइएगा, अगस्त ने कहा। मुकेश जी ने उसकी तरफ देखा, वो समझ नहीं पाए थे वो क्या कहना चाह रहा था। इस वक्त मेहमानों की वजह से अगस्त्य ने भी कुछ नहीं किया और मुकेश जी को भी वक्त नहीं मिला था। अशीति आज यही थी जिसकी वजह से अगस्त्य भी अभी रुका हुआ था। वो आज रात यहाँ से निकलने वाला था, लेकिन उसे मुकेश जी से बात करनी थी। अब वो जैसे ही फ्री हुए अगस्त्य उनके साथ छत पर था। एकदम अकेले में उसे उनसे बात करनी थी, जो बात मुकेश जी को समझ नहीं आ रही थी। वो दोनों छत पर एकदम अकेले थे। मुकेश जी ने धीरे से कहा था, दामाद जी जानते हैं, जिस तरह से सब कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अचानक से बेटी इस तरह गायब हो गई तो डर लगने लगा। माया के साथ जो हुआ था उसकी वजह से यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और आप पर कोई इल्जाम नहीं लगाना था, बस बेटी को लेकर परवाह बहुत ज्यादा था। मुकेश जी को पुरानी बातों को याद कर शर्मिंदा होते देखकर उसने कहा, नहीं मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, मुझे आपसे इस वक्त किसी और बारे में बात करनी है।
कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने एकदम ही गंभीरता से कहा, क्या अशीति की कोई बहन थी या कोई ऐसा कनेक्शन जो उसकी तरह कोई हो? मतलब कोई इंसान इतना सिमिलर ऐसे ही नहीं दिखता। देव उसके पीछे पड़ा था क्योंकि उसकी वाइफ वंशिका वो अशीति की तरह दिखती है, तो मैं बस इस बारे में जानना चाह रहा था क्या उसकी कोई जुड़वा बहन थी। मुकेश जी ने जैसे ही उसकी बातें सुनी उनके माथे पर बल पड़ने लगे, वो अजीब तरह उसे देखने लगे थे। वो सोच में गुम थे और अचानक जाने क्या याद आया जो उनके चेहरे पर भी कुछ भाव बदलने लगे। अगस्त्य उनके चेहरे पर आते जाते हाव भाव एकदम गौर से देख रहा था। वो अब दोबारा बोला, कुछ था क्या? मुकेश जी के हाव भाव देखकर अगस्त्य को शक हो रहा था। वो अब कुछ पल बाद बोले, माया ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था पर एक बच्ची तो मरी हुई थी। इस बारे में मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। उस बच्ची को जब हमें दिखाया गया तब उसकी सांस नहीं चल रही और फिर माया की मौत, अशीति को छिपाने के चलते हमने जयपुर छोड़ दिया। अगस्त्य एकदम सीरियस हो गया। वंशिका का अशीति से मिलना महज इत्तेफाक नहीं था, ये बात उसे समझ आ गई थी। मुकेश जी ने अब कांपती हुई आवाज में कहा, क्या हमारी बच्ची जिंदा हो सकती है? वो एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाया। उसने अब धीमी आवाज में कहा, शायद वो वही थी पर वो जिंदा नहीं है। इतना सुनते ही मुकेश जी की आंखें भींच गई, एक दर्द नजर आने लगा। आप परेशान मत होइए, आपको पता नहीं था। वंशिका शायद वो ही हो, मैं इस बारे में आपको कंफर्म करके इन्फॉर्मेशन दे दूंगा पर प्लीज इस बारे में किसी और को मत बताइएगा, वो नहीं है, फालतू में आप लोगों को दुख होगा। अगस्त्य ने एकदम गंभीरता से कहा, जो सुनकर मुकेश जी ने हामी भरी। हाँ सही कह रहे हैं आप दामाद जी, अब मेरी अशीति को तो कोई खतरा नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं होगा उसे, सब कुछ अंडर कंट्रोल है और मेरी नजर भी है। देव वैसे भी जेल में है, अगस्त्य ने जवाब दिया। उसे अब जाना था। वो अशीति के पास आया। इस वक्त वो अपने कमरे में अकेली थी। अगस्त्य को देखते ही उसने उठकर कहा, मुझे तो लगा आप चले गए, लेकिन आप यही है, मुझे बताया क्यों नहीं? बस अब निकल रहा हूँ, मैं अब शादी वाले दिन आऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना और ज्यादा शरारत नहीं समझी, उसने समझाने वाले अंदाज में कहा, जिस पर वो मुंह बनाए उसे देखने लगी। अगस्त्य ने उसके गाल पर हाथ रखकर एकदम प्यार से कहा, और मेरी इस बात को बिल्कुल भूलना मत। हम अशीति मुंह बनाकर ही बोल। उसकी हरकत पर वो एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। उसने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। वो बहुत ही प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, मैं निकलता हूँ, ध्यान रखना और कुछ परेशानी लगे मुझे कॉल कर देना। ओके, अशीति ने कहते ही अगस्त्य ने उसके गाल चूम लिए। जाऊँ ना, अब नाराज होने की जरूरत नहीं है, मुझे काम है, काफी दिनों से डिस्टर्ब चल रहे इसलिए जाना पड़ेगा, मैं आता रहूंगा। वो अब खुलकर मुस्कुराई। अगस्त्य ने उसकी बैली पर किस किया तो अशीति की मुस्कान बढ़ी। वो अब जाने लगा, तभी अशीति ने उसके हाथ को पकड़ा। अगस्त्य ने पलटकर कहा, अब क्या? अशीति ने करीब होकर उसके गले में बांहें डाली और उसके होंठों को अपने होंठ से ढक दिया। अगस्त्य से दूर होकर वो मुस्कुराई। उसने सर हिलाया, डन। और कुछ डॉट ना, अब आप जा सकते हैं, अशीति ने हंसकर कहा, जिस पर वो भी एकदम हंसते हुए बोला, पक्का ना? अशीति ने उसकी बाह पर मारा। अगस्त्य मुस्कुरा दिया। एक बात फिर से शिद्दत से उसका माथा चूम कर वो वहां से चला गया। उसे जाते देखती अशीति बेड पर आकर अपनी जगह पर बैठी। डियर पतिदेव, आप ना बहुत प्यारे हो, बहुत ज्यादा ही। नविका अब तक समझ नहीं पाई थी उसे मोक्ष के साथ रहना चाहिए या नहीं। एक तरफ से बार बार शादी की बात याद आ रही थी जो मोक्ष ने उसके साथ किया था, जिस तरह से शादी की थी ये बात भूल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी जिस तरह से वो चीकू के लिए सब कर रहा था, जिस तरह से उसका ध्यान रख रहा था, वो ये भी नहीं झूठला सकती थी कि मोक्ष ने चीकू के लिए बहुत कुछ किया था जो उसे पता भी नहीं था, शायद उससे भी ज्यादा, और इसीलिए चीकू उससे इतना प्यार भी करता था। अगर उसने मोक्ष को छोड़ने का फैसला लिया तो चीकू क्या ये एक्सेप्ट कर पाएगा? वो उसे जीजू कहता था, उसके साथ उसका जो रिश्ता बनने लगा था उसे तोड़कर क्या वो सही करेगी? इस बात में उनसे बहुत ज्यादा उलझा कर रख दिया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं इस इंसान को समझ ही नहीं पाती हूँ। वरद ने भी बोला था वो कॉल करेगा पर उसने कुछ बताया ही नहीं।
अगस्त्य को मैं कॉल करना नहीं चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उन दोनों के बीच एक बार फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आए। वो अपने आप में ही बोल रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। वरद का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। मैंने तुमसे जो बोला था कुछ पता चला तो प्लीज़ मुझे बताओ, मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। नविका ने कॉल रिसीव करते ही तुरंत कहा, जो सुनते ही दूसरी तरफ मौजूद वरद ने गहरी सांस छोड़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं पता करके बताऊंगा, और सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सच्ची निकाली है। अब उस पर आपको कितना यकीन है? आप मोक्ष खुराना को कह रही है कि उसने आपकी जिंदगी बर्बाद की? अगस्त्य सर और अशीति मैम के बीच जो हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि आपको वो ब्लैकमेल कर रहा था। वो खुद नहीं, अमन था। अमन ने उसे चीट किया, उसने ये सब किया था। वरद ने एक एक करके बाकी सारी बातें उसे बताना शुरू कर दिया। नविका के चेहरे पर एक्सप्रेशन एकदम ही बदलते जा रहे थे। वरद ने एकदम गंभीरता से एक बार फिर से कहा, मोक्ष खुराना बॉस को पसंद नहीं करता है, ये बात आप जानती है, लेकिन उसने इतना भी कुछ गलत नहीं किया है। आपको उसके साथ कैसा रिलेशन रखना है ये तो मैं नहीं जानता, ये आपका डिसीजन है। लेकिन आज अगर अशीति मैम सेफ है तो उसमें वो की वजह बना है। पहले भी अशीति मैम के सामने जब सच्चाई आई थी कि आपके और बॉस के बीच में ऐसा कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने ही सब बताया था। आपको इस बारे में तो पता होगा ही। नविका एकदम चौंक गई थी, क्योंकि उसे इस बारे में भी कुछ नहीं पता था। उसने धीरे से कहा, नहीं मुझे नहीं पता था। अच्छा, बॉस से मैंने बात की, तब मुझे पता चला आप जिस बच्चे को ढूंढ रही थी उसे भी उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि उसकी कोई सर्जरी बनी थी। इसीलिए बॉस ने उस बच्चे को तलाशना बंद कर दिया था, पर उन्हें उस पर यकीन नहीं था, और वो आपसे बात करके फिर अपनी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आपसे शायद बात नहीं की थी। वरद की सारी बात सुनकर नाविका को समझ नहीं आया किस तरह से रिएक्ट करें। उसमें कुछ ही पल बाद खामोशी से फोन रख दिया। मोक्ष के बारे में सोचकर वो सोफे पर आकर बैठ गई। चेहरे पर कुछ उलझन नजर आ रही थी। उस इंसान ने उसके साथ बहुत गलत किया था, उसे उससे नफरत थी, शायद इसीलिए वो कभी उसकी अच्छाइयों को देख ही नहीं पाई थी। ओह गॉड, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या मुझे इसके साथ रहना चाहिए? नाविका ने अपने आप में ही कहा। उसके चेहरे पर आई सिकन बता रही थी, अब भी वो फैसला कर नहीं पा रही थी। मोक्ष अपने ऑफिस केबिन में एकदम ही गंभीरता से बैठा हुआ था। उसके सामने बैठे सुमित ने धीरे से कहा, सर मैं आपको धोखा देने का कभी सोच भी नहीं सकता। आप जानते मैंने हमेशा वही किया जो आपने कहा है। मुझे जब अमन के बारे में पता चला मैं आपको ही बताने लगा था, लेकिन तब तक उस अमन ने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया था। मैं अपनी वाइफ की लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकता था, इसीलिए मैं कुछ नहीं करता हूं, सो सॉरी। मोक्ष से बेहद गुस्से में था। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों में नजर आ रहा था अपनी बीवी के लिए वो परेशान हुआ होगा। उसका प्यार देखकर वो शांत पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, निकलो यहां से। सुमित ने पूछा, आपने जो कहा था वो मतलब वो काम भी हो चुका है? ये रहे वो पेपर्स। मोक्ष ने उसके हाथ से वो पेपर लिए और खामोशी से उन पेपर्स को एकदम देखने लगा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने अब गंभीरता से कहा, निकालो। सुमित उठकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाते ही मोक्ष एक बार फिर से उन पेपर की तरफ देखने लगा। तुम्हें अपना बनाने के लिए मैंने सब कुछ किया, जो भी मैं कर सकता था। मैंने हर वो कोशिश की था कि तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। मुझे हारना कभी नहीं आया और मैं जीत भी गया था, पर तुमने मुझे हरा दिया। मोक्ष खुराना को हरा दिया तुमने। जीत कर भी हार गया हूं, तो अब ये जीत नहीं चाहिए मुझे, उसने एकदम गंभीरता से अपने आप में ही कहा। वो अब वो पेपर्स समेट कर वहां से उठा और अपने केबिन से निकल गया, घर जाने के लिए। आज भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, ऐसा लग रहा था वो बस एकदम भावहीन हो चुका था। अगस्त्य देर रात अपने घर आया। वो अंदर जाने ही लगा था, तभी उसकी नज़र लोन में पड़ी। वहां नजर आता साया बता रहा था कोई था, जो देखकर वो सीधा उस तरफ ही आया, और वहां अपने दादू को देखते ही उसके कदम रुके। अविनाश जी को कुछ पलटते देखते रहने के बाद वो उनके पास आकर बैठ गया। उन्होंने एक नज़र उसे पर डाली, फिर बोले, बहू ठीक है? हम। अगस्त्य ने खामोशी से ही जवाब दिया, और वो उनकी तरफ देखकर अब कुछ पल की खामोशी की बात बोला, आप भी जानते हैं
कि आप उनको इतनी आसानी से भूल नहीं सकते। क्यों टॉर्चर कर रहे हैं खुद को? डैड ने जो किया उसके बाद उनसे भी ना नाराज थे, पर उनसे तो रिश्ता नहीं तोड़ा ना आपने। दादू, आपकी पार्शियलिटी मुझे समझ में नहीं आती। आज उसने पहली बार अपने पापा का जिक्र इतने आराम से किया था, जो सुनकर अविनाश जी ने उसकी ओर देखकर कहा, आज अपने बाप की याद कैसे आ गई? अगस्त्य ये सुनते ही खामोश हो गया। उसने कुछ कहा नहीं जा रहा था। अविनाश जी ने उसका कंधा थपथपाकर कहा, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा तुम्हारी जिंदगी में और एक अच्छे पिता साबित होंगे तुम। वो कुछ नहीं बोला और कुछ पल की खामोशी के बाद अविनाश जी ने एकदम ही गंभीरता से जवाब दिया, पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं। अनुराग ने जो किया उसके बाद उसके लिए भी मन से नफरत कभी नहीं गई। आपको आराम की जरूरत है, कमरे में चलिए, बाद में बात करते हैं इस बारे में, अगस्त्य ने अपने ही अंदाज में कहा और वो उठा। अविनाश जी ने उसका हाथ थामा और उठकर खड़े होते हुए बोले, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है, अब बस तुम्हारी औलाद देख ले, सोचा नहीं था ये दिन नसीब होगा, इसलिए जी रहे हैं आप, मतलब कुछ भी औलाद देख ले, अगस्त्य ने चिढ़कर कहा, जिस पर वो हंस दिए। अभी तो वो खुलकर बातें करने लगा था। नविका मोक्ष के इंतजार में अब भी बैठी हुई थी और आज जब वो कमरे में आया उसे जागा हुआ देखकर वो चौंक गया था। नविका ने उठते हुए आहिस्ता से कहा, कुछ लोगे? नहीं, कुछ बात करनी थी तुमसे, मोक्ष ने एकदम गंभीरता से कहा, जो सुनकर नविका उसकी तरफ देखने लगी क्योंकि उसे समझ नहीं आया वो किस बारे में बात करना चाह रहा था। मोक्ष वहां से सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि नविका कंफ्यूज हो गई, आखिर वो बात किस बारे में करना चाहता था। वो उसका इंतजार कर रही थी और कुछ देर में मोक्ष बाहर आया। उसके चेहरे पर एकदम ही गंभीरता नजर आ रही थी। नाविका ने उसकी ओर देखते ही कहा, क्या बात है, क्या बात करनी थी तुम्हें? आज उसने शायद पहली बार इस तरह से बात की थी और उसका ये शांत अंदाज मोक्ष को समझ नहीं आया था, पर पहले भी उसने ऐसे ही उसे धोखा दिया था। मोक्ष ने एकदम ही गंभीरता से कहा, मुझे तुमसे जीतना था और तुमसे जीत गया, लेकिन तुमने हरा दिया मुझे, और आज मैं ये बात एडमिट करता हूँ कि मोक्ष खुराना तुमसे हार गया है। जो मैंने किया उसके लिए मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, बिकॉज आई लव यू, और मुझे ऐसा लगता है जो भी मैंने किया वो मेरा प्यार था, जो तुम कभी समझ नहीं सकती हो। एक धोखा तुमने भी मेरे साथ किया प्यार के नाम पर। हिसाब थोड़ा सा बराबर हो गया, अब मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये आखिरी तोहफा, इसे कबूल करो और खुश रहो अपनी जिंदगी में। ऐसा कहकर उसने पेपर्स निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। नविका को समझ नहीं आया था ये कैसे पेपर थे। उसने जैसे ही पेपर देखा उसने एकदम ही कहा, डाइवोर्स पेपर्स? तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? नविका एकदम हैरान होकर वो पेपर देख रही थी। उसके लिए ये मानना बहुत हैरानी भरा था कि मोक्ष उसे डाइवोर्स देना चाहता था। उसने उससे शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया था और अब वो खुद उसे तलाक देने के लिए राजी हो गए थे। ये बात उसे समझ नहीं आई। मोक्ष ने कुछ नहीं कहा था, तभी उसने एक बार फिर से कहा, तुम फिर से मेरे साथ कोई खेल खेलना चाह रहे हो ना? मैं बहुत अच्छे से जानते हो तुम्हारा पागलपन, तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ने के लिए राजी ही नहीं हो सकते। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में मोक्ष खुराना? मोक्ष हल्का सा हंस दिया और उसने अपनी हंसी रोक कर अब कहा, एक्चुअली ये बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, फिर तुम बात करती हो तुम्हें मुझसे नफरत है, पर इतना कुछ जानती हो मेरे बारे में तो अब मेरी पूरी बात सुन लो। नविका अब भी कंफ्यूज होकर उसको देख रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इंसान करना क्या चाहता था। आज ही वरद ने उसे सब बताया, जिसके बाद वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी उसे उसके साथ रहना था या नहीं, और अब मोक्ष ने डिवोर्स वाली बात सामने रख दी थी। अगर वो उससे अलग हो जाएगी तो चीकू का क्या होगा? ये सोचते ही उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। जब तुम्हारा मन किया तुमने शादी कर ली और अब तुम्हें डिवोर्स चाहिए, जब चीकू को तुम्हारी आदत हो गई है। तुम जानबूझकर ये कर रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करना ही तुम्हारा मकसद है। फिर तुम प्यार की बातें करते हो, अगर मैं तुमसे अलग हो गई तो चीकू पर क्या असर पड़ेगा? मोक्ष तंजिया मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगा, और तुम फिर मुझे मतलबी कहती हो? अपना मतलब जब सामने आया तब? बाय द वे मैं जानता था ये भी जरूर होगा, इसीलिए मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। दो रास्ते हैं,
तुम्हारे पास या तो मुझसे अलग हो जाओ और सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर तुम्हें अपने मतलब के लिए मेरे साथ रहना है तो मैं चीकू का अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। नविका जो अब तक कंफ्यूज थी, उसकी आंखों में एकदम नजर आ रहा था। वो एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। क्या बोला तुमने? हम इस कपल चीकू को अडॉप्ट करेंगे, वो हमारे साथ रहेगा और हम इस कपल साथ रहेंगे। और मुझे प्लीज अब ये बिल्कुल भी कहना मत कि तुम्हें मुझसे नफरत है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या नहीं, लेकिन अभी तुम्हारा भी मतलब है, सो द चॉइस इज योर्स। मेरे साथ रहना है तो मेरी बीवी बनाकर रहना होगा, बेशक दुनिया की नज़र में, और अगर मुझसे अलग होना है तो डिवोर्स पेपर तुम्हारे हाथ में है। मोक्ष ने एकदम सपाट अंदाज में अपनी बात कही और उसके बाद वो सीधा कमरे से निकल गया। अक्सर ही वो कमरे में नहीं रहता था। नविका उसको जाते हुए देखते रह गई। उसके हाथ में डिवोर्स पेपर थे और उसने टेबल पर रखा दूसरा पेपर देखा। वो एडॉप्शन पेपर थे जो उसकी हैरानी को और बढ़ा गए। वो इतनी आसानी से चीकू को अडॉप्ट करने के लिए मान गया था। क्या इसके पीछे भी उसकी चाल है? मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे इस इंसान के साथ रहना है या नहीं, और अब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। अगर इसने फिर से अपनी कोई चाल चली तो अगर ये फिर से चाल चल रहा होगा तो मैं क्या करूंगी? चीकू को इसकी आदत हो गई है, मैं इसको छोड़ भी नहीं सकती और इस पर यकीन करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। नविका बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज थी। मोक्ष इस वक्त लिविंग एरिया में था। उसके चेहरे पर एकदम कोई भाव नहीं थे। आज नाविका ने जब उससे एकदम शांत होकर बात की तो जाने क्यों उसके मन में एक उम्मीद से जागी थी। वो उसकी तरह देखकर कुछ सोच नहीं पा रहा था, और जैसे ही डिवोर्स वाली बात पर उसने चीकू को बीच लाया तभी उसे समझ आ गया था वो अपने मतलब से इस तरह बात कर रही थी। मुझे लग रहा था मुझे कोई नहीं हरा सकता। मोक्ष खुराना आज तक लोगों से सिर्फ जीता है, बेशक सामने अगस्त्य रायचंद ही क्यों न खड़ा हो, लेकिन तुमने मुझे हरा दिया। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर एकदम अजीब से भाव थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सा दुख नजर आ रहा था। उसने अपनी आंखें जैसे ही बंद की वैसे ही उसे एकदम ही एक गाड़ी ब्लास्ट होती हुई नजर आई, और वो नजर आते ही उसने डर कर अपनी आंखों को खोल लिया। मोक्ष एकदम ही कांप सा गया था। उसके चेहरे पर डर पहली बार नजर आ रहा था। उसने कांपते हुए अपने हाथों को सोफे पर रख दिया। डैड, मैंने आपको खो दिया। अगर आप उस दिन नहीं जा रहे होते तो आप जिंदा होते, आप जिंदा होते। मोम को समझ क्यों नहीं आता है, मैंने आपको खो दिया क्योंकि वो अविनाश रायचंद में अपना मन साफ नहीं किया था। कोई नहीं था हमारे पास। जब हम बिल्कुल अकेले हो गए थे तब भी उस इंसान को फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बार भी मोम के बारे में नहीं सोचा। एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, और मोम को अभी उनकी परवाह है। उसके चेहरे पर दर्द बहुत कम ही नजर आ रहा था, और आज भी उसके चेहरे पर वो ही अनकहा दर्द नजर आ रहा था जो उसने पहले कभी किसी से नहीं कहा था और एक बार नविका को बताया था। उसके बारे में सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद सही कहती है मोम की लाइफ में कोई भी हमारा होकर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, और खासकर तब जब मेरे जैसा इंसान हो। मुझ जैसे इंसान के लिए कोई क्यों अपना वक्त बर्बाद करेगा? मैं किसी की चाहत बन जाऊं ऐसा इंसान ही नहीं हूं मैं। वो बहुत ही हारा हुआ लग रहा था। अशीति अपने भाई की शादी के बीच बिजी थी और अगस्त्य इस बीच पता करवा चुका था, जिसके बाद उसे पता चल गया था वंशिका सच में उसी की जुड़वा बहन थी जो रिया के मामा मामी को अस्पताल में लावारिस मिली थी। उसने ये बात मुकेश जी को जब बताई तो वो काफी दुखी हो गए थे, मगर घर में किसी को बताना सही नहीं था, इसीलिए कुछ नहीं था और किसी तरह उन्होंने अपना दुख दबा लिया। शादी में कबीर और महक भी शामिल हुए थे। आज कबीर दोस्तों के बीच बैठा हुआ एकदम बेफिक्र नजर आ रहा था, जो देखकर महक को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने बहुत कम ही उसे ऐसे खुलकर हंसते मुस्कुराते देखा था। ऐसे क्या देख रही हो, ये बहुत बदतमीज है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, अशीति ने कहा, जिस पर महक हंस पड़ी और कबीर ने उसको घूरा कर देखा तो अशीति बोली, ये तंग तो नहीं करता ना? महक दबी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी और तभी कबीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, और मैं इसे क्यों तंग करने लगा? तुझे क्या मैं मॉन्स्टर लगता हूँ? उसे महक के साथ इस तरह घुलता मिलता देखकर अशीति भी मुस्कुरा दी और उसने हंसकर कहा, लगता तो है।
आशु की बच्ची, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुझे अपने पति के अलावा बाकी कोई इंसान अच्छा हस्बैंड लगता ही नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं मैं बहुत बुरा हूँ, कबीर ने चिढ़कर कहा, जिस पर महक एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे अशीति, मैं सच कहूँ तो ये इंसान अब थोड़ा सा सुधर गया है, वरना इसके जैसा खड़ूस इंसान कोई नहीं है। अगस्त्य को तो हमने ऐसे ही बदनाम कर रखा है, उससे भी ज्यादा खड़ूस है ये। इतना सुनते ही कबीर ने उसे घूरना शुरू कर दिया और अशीति हंसकर बोली, वो तो है, इसका भी अकड़ कम नहीं है। जैसे ही अगस्त्य की कॉल आई, अशीति उठकर वहां से साइड में आ गई और उसने कॉल रिसीव करते ही पूछा, कब आ रहे हैं आप? कल आ जाऊंगा, तुम ये बताओ तुम ठीक हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगस्त्य की आवाज में परवाह और फिक्र नजर आ रही थी, जो अशीति को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम ठीक हूँ और आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे आज पापा से क्या बात कर रहे थे आप? मैंने देखा था आप दोनों बहुत देर तक बात कर रहे थे। अशीति की ये बात सुनते ही है अगस्त्य एक पल के लिए ठहर गया और अगले ही पल उसने कहा, कुछ नहीं, काम के रिलेटेड था कुछ। शादी है, मुझे लगा कुछ जरूरत होगी तो इसलिए, ऐसा कुछ खास नहीं था। आप ना सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा जो भी हुआ उसके बाद शायद ही आप यहाँ आएंगे, यहाँ मेरी फैमिली के साथ ऐसे नॉर्मल हो पाएंगे, लेकिन आप तो इतना सोचते हैं सबके लिए। थैंक यू सो मच, अशीति ने मुस्कुराते हुए कहा। नविका के लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया था, लेकिन समय बीतता जा रहा था। आज जब मोक्ष कराया उसे अब भी जागता हुआ पाकर उसने गंभीरता से कहा, क्या सोचा है तुमने? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो जल्दी से सब फाइनल करो, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। क्यों, तुम वापस क्यों जाओगे? नविका ने एकदम ही पूछा, जो सुनकर मोक्ष ने बिना किसी भाव के कहा, यहाँ मेरा ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मुझे यहाँ रहने की जरूरत पड़े। जिस वजह से था वो वजह भी शायद पूरी हो चुकी है और मॉम को ज्यादा दिन अकेला नहीं छोड़ सकता। मोक्ष ने बिना किसी भाव के अपनी बात पूरी की। उसके बाद वो ब्लेजर निकलने लगा। नविका उसकी ही तरफ देख रही थी। उसने कुछ पल के बाद धीमी आवाज में कहा, बट आई थिंक तुम्हें माँ को यहाँ बुला लेना चाहिए। अगर हम कोशिश करें तो अविनाश दादू मान जाएंगे, वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। मोक्ष ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर एकदम गुस्सा उतारने लगा था और उसने पलटकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुमसे पूछा मैंने, अब किसको ट्रैप करना है तुम्हें? माँ नहीं है और अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, तो अब अपना नाटक बंद करो। मोक्ष बेशक कितने गुस्से में रहे, लेकिन नविका से बात करते समय उसका लहजा कुछ नरम रहता था, पर आज उसके लहजे में अजीब सा गुस्सा था। नविका भी एक पल के घबरा गई। उसने धीमी आवाज में ही कहा, तुम इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? मैं बस इसलिए कह रही थी क्योंकि दोनों फैमिली के बीच। इतना कहा ही था उसने, उसी पल मोक्ष ने गुस्से से उसकी बाहों को खींचकर कहा, तुम्हें किसी और की परवाह करने की जरूरत नहीं है और उस परिवार के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं सोचना जिसकी वजह से मेरे डैड नहीं रहे। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, ये किसी को भी नजर नहीं आ रहा है। मॉम भी नहीं समझना चाहती, उनका मैं नहीं समझ सकता और तुम्हें समझाना मुझे जरूरी नहीं लगता, तो आइंदा इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मोक्ष का गुस्सा देखते नविका भी दो पल के लिए ठहर गई। वो गुस्से में ही अपनी टाई निकालने लगा था। नविका ने कुछ पल की खामोशी के बाद धीमी आवाज में ही दोबारा से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें लगता है तुम जो सोचते हो वही सही है। तुम कभी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि जो तुम चाहो वही ही सही हो। तुमने चाहा तुम्हें मुझसे शादी करनी है, उसके लिए तुम कुछ भी करने पर उतर आए। तुमने सोच लिया रायचंद फैमिली की वजह से तुम्हारे डैड नहीं रहे, वो लोग बुरे हैं, तुम्हें वही लगता है, पर तुमने कभी अपनी माँ को भी समझने की कोशिश नहीं की है। मोक्ष ने पलटकर उसे गुस्से से घूरते हुए देखा, तभी उसने एक बार फिर से कहा, मुझे घूरने की जरूरत नहीं है, जो भी कह रही है सच कह रही हूँ, लेकिन तुम्हें सुनना नहीं है, मुझे पता है। अगर तुम एक बार अपनी माँ की तरफ देखते तो तुम्हें समझ आता उनके लिए वो फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, पर नहीं, तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि जो हुआ उसमें रायचंद फैमिली गलत थी। ड्राइव तुम्हारे पापा कर रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, उसमें रायचंद फैमिली की गलती कहाँ से आ गई? कोइंसिडेंस हो गया, पर इस बात को तुम पता नहीं कहाँ जोड़ रहे हो। तुम्हें दूसरों का पॉइंट क्यों नहीं नजर आता है?
मेरा पॉइंट समझना चाहता है कोई, उसने एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए कहा था, जो सुनकर नविका हिल गई। उसकी आवाज में गुस्सा बहुत ज्यादा नजर आ रहा था। मोक्ष ने उसे सहमते हुए देखा तो अब एक पल के लिए शांत हुआ और अगले ही पल उसने बिना किसी भाव के सपाट अंदाज में कहा, तुम्हारी बकवास सुनने का और तुम्हारा नाटक देखने का मेरे पास वक्त नहीं है, और अब तुम किसी को फंसा सको ऐसा बेवकूफ यहाँ पर कोई नहीं है। मुझे सीधे सीधे बताओ, क्या फैसला लिया है तुमने? साथ रहना है या फिर डिवोर्स देना है? वो उलझ गई थी क्योंकि अब तक वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाई थी। मेरे पास वक्त नहीं है, मोक्ष ने एक बार फिर से तेज आवाज में कहा। नविका हिल सी गई। उसने कुछ पल ही हिचकिचाहट के बाद धीरे से कहा, देखो अगर मैं चीकू के बारे में ना सोचूं तो मैं पल भी नहीं सोचती और डाइवोर्स पेपर साइन कर देती, पर तुमने मेरे चीकू के लिए बहुत कुछ किया है, बस इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं तुमसे अलग हूं। मोक्ष के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट आ गई। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। नविका को एक बार फिर से हैरानी हुई। उसके जवाब के बाद ना ही वो खुश हुआ था और ना ही उसने उसे कुछ सुनाया। उसके मन में था क्या ये समझ पाना नविका के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। ये इसे हो क्या गया है, वो अपने आप में ही बोली। मोक्ष हमेशा की ही तरफ लिविंग एरिया में था। नविका उसके साथ रहने के लिए मानी तो थी, मगर चीकू के लिए ये बात उसे उसकी हार दिखा रही थी। अपना मतलब नहीं नजर आता किसी को, अपनी गलती नहीं दिखती। हाँ, रायचंद परिवार अच्छा है, वो रायचंद परिवार के बारे में सोचकर ही चिढ़ जाता था। मयूर की शादी के फंक्शन के साथ साथ अब शादी वाला दिन भी आ गया। अगस्त्य और पूरी फैमिली ही शामिल हुई थी। सब कुछ बेहद ही अच्छे से निपटा। कबीर महक देर रात घर लौटे जबकि सुधा जी पहले ही आ गई थी। महक आते ही सास के कमरे की तरफ बढ़ गई। कबीर ने नजर भर उसे देखा और वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद महक कमरे में आई। लेवेंडर कलर की साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने पूछा, सो रही है माँ? हाँ, इसलिए तो देखने गई था ना, थक गई थी वो। उनको आदत नहीं है ज्यादा देर एक जगह रहने की। महक की बात पर कबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। और तुम कहती थी तुम्हें रिश्ते और बंदिशें नहीं चाहिए। जिस तरह से तुमने मेरी फैमिली को संभाला है, उसके बाद मुझे लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई। माँ, दी से लेकर काव्या, बुआ जी और सब कुछ मैनेज कर लेती हो। थैंक यू महक। कबीर की ये बातें सुनकर महक ने उसे देखा, फिर हल्का सा हंस दी। मैं भी यही सोचती थी पर फिर आदत होने लगी। मम्मी जी, बुआ जी बहुत समझती है मुझे, और दी वो तो दूर रहकर भी हमेशा सपोर्ट करती है। काव्या तो मेरी क्यूटी है। यू नो व्हाट कबीर, रिलेशनशिप में मेरी माँ को मैंने हमेशा सब कुछ खुद ही करते देखा था, इसलिए मुझे वो जिम्मेदारी बोझ लगती थी। जॉइंट फैमिली में रहते थे, वो सबका सोचकर बहुत इच्छाएं मार चुकी, पर कोई नहीं समझता था। फिर जब सालों बाद पापा को लगा अलग हो जाना चाहिए तो उसका ब्लेम मेरी माँ पर लगा, बस इसलिए मैं नहीं चाहती थी। पर तुम्हारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। कौन सी सास बेटे से ज्यादा बहू की सुनती है, उनकी परवाह नहीं होगी क्या? शी इज सेम लाइक माई मॉम एंड आई लव हर लाइक हर। महक ने सारी बात बताई। कबीर उसकी तरफ देखता रह गया। उसने नहीं सोचा था वो कभी भी इस तरह की हो जाएगी। अच्छा, और मेरा क्या? कबीर ने शरारत से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचा। उसकी इस हरकत पर महक मुस्कुराकर उसे देखने लगी। कुछ नहीं, तुम्हारा क्या? महक ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। कबीर आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। उसने अब उसके खुले बालों को कान के पीछे किया। उसकी आंखों में देखती महक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? कबीर ने अपना हाथ उसकी कमर पर मजबूत कर उसे अपने से सटा लिया। महक का दिल धड़क उठा। वो गहराई से उसकी आंखों में देख रहा था। महक की नजर एक पल के लिए झुक गई। देख रहा हूं, सबसे इतना प्यार करने वाली मेरी पत्नी को मुझसे प्यार है भी या नहीं? कबीर ने उसकी कमर पर उंगली से छेड़खानी करके हुए पूछा। महक उसके हाथों की हरकत महसूस कर हल्का सा सिहरी। उसने कबीर को देखकर कहा, छोड़ो, क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं। कबीर उसकी आंख में जानकर कहा। वो उसकी कमर पर अपनी उंगलियां अब भी फेर रहा था।
महक ने आंखें भींचकर दूसरी तरफ देखा। जैसे ही कबीर की पकड़ उसकी कमर पर ढीली हुई, महक अपनी सांसें संभलती हुई दूसरी तरफ घूम गई। उसकी सांसें तेज थी। वो वहां से निकल पाती उससे पहले ही कबीर ने उसे पीछे से होल्ड कर लिया। महक की पीठ जैसे ही उसके सीने से लगी, उसने आंखें बंद कर ली। उसके पेट पर हाथ रखकर कबीर ने आंखें बंद की और उसके गले के पास होंठ ले आया। उसने धीरे से कहा, पहली बार है क्या? महक ने शर्माकर अपनी आंखों को और कसकर बंद किया। कबीर ने अपने होंठ उसके गर्दन पर रख दिए। उसकी गर्म सांसें और तपते हुए होंठों की छुअन महक की सांसों को बढ़ा रहा था। कबीर के हाथ उसकी पेट पर और कसे। वो उसके गर्दन को चूमते हुए उसकी पर आए। उसने उसके बालों को मदहोशी से एक तरफ किया और उसकी पीठ पर अपने होंठों की छाप छोड़ने लगा। कबीर की तपिश महक को महसूस हो गई थी। उसकी ब्लाउज की डोरी खोलने के साथ उसने जैसे ही हुक खोलना चाहा, महक ने धीमे से कहा, कबीर, प्लीज ऐसे नहीं। वो ठहर गया। उसने उसे छोड़ा। महक उसकी तरफ पलटी और अपने पाँव उठाकर उसके गले में बाहें डालकर उसके होंठों पर होंठ रख छोड़े। कबीर ने अब उसकी कमर को होल्ड कर लिया। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। कुछ देर बाद वो उससे दूर हुई। कबीर ने उसकी तरफ देखा और अब उसे अपनी बाहों में उठाया। महक मुस्कुराकर उसे देखती रही। उसे बेड पर लेटाकर वो उस पर झुका। बड़ी शिकायत कर रही थी मेरी? महक ने जैसे ही ये सुना, उसके होंठों पर मुस्कान आई। हल्की सी हंसी के साथ उसके गले में बाहें डाल दी। वो बेहद प्यार से बोली, तो तुम हो ही ना, ऐसे कुछ झूठ कहा क्या? वाह, मेरी बेइज्जती करके बड़ा मजा आ रहा था तुमको। अब भी देखो कितना खुश होकर बता रही हो। कबीर की नाराजगी देख महक मुस्कुरा दी। उसके गले में फंसाई अपनी बाह के सहारे उसने कबीर को अपनी तरफ झुकाया। तुम्हारी बेइज्जती करके मुझे अच्छा लगेगा क्या? बहुत डॉट। कबीर जानबूझकर बोला, जिस पर महक ने उसे घूरा तो वो हंस दिया। उसने अब महक के माथे पर किस किया। उसकी छुअन फील करती महक ने अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर ने उसकी बंद पलकों को अपने होंठों से छू लिया। महक की आंखें बंद थी। उसके होंठ अपने गाल पर और अब गालों से गले पर वो महसूस कर पा रही थी। उसकी आंखें भी बंद थी। कबीर ने उसके गले पर रखे होंठों को उठाकर उसकी तरफ देखा। महक ने भी इसी समय अपनी आंखें खोली। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रही। कबीर ने हाथ बढ़ाकर उसकी साड़ी का पल्ला कंधे से नीचे किया। महक के गाल शर्म से लाल होने लगी। वो उसके कंधे पर होंठ रखकर उसके कान के पास फुसफुसाया, अब रोकना मत। उसके इन 3 शब्दों में उसकी धड़कन बढ़ा दी। कबीर ने उसकी साड़ी की प्लीट्स जैसे ही कमर से निकला, महक दूसरी तरफ पलट गई। वो गहरी सांसें ले थी। उसकी बाजू को पकड़कर कबीर ने उसे अपनी तरफ किया। दोनों की आंखें एक दूसरे से पता नहीं क्या कह रही थी। फासला कम होते होते दोनों की नजदीकियां बढ़ गई। महक कबीर की बाहों में थी। उसने नजर घुमाई। जमीन पर पड़े कपड़े देखते ही वो शर्माकर कबीर के सीने से लग गई। उसे अपनी बाहों में भरकर कबीर ने उसका सर चूम लिया। कबीर की आंखों में झांकती महक ने फुसफुसाकर कहा, सच में प्यार करने लगे हो या फिर बस इस रिलेशनशिप को पूरा करना है? उसकी बात पर कबीर ने उसे नाराजगी से देखकर कहा, यार तुम समझ नहीं आती। इंसान जब तक मूव ऑन ना करे तब तक नाराजगी की उसने तुम्हें अपनी जिंदगी में जगह नहीं दी, और अब जब दे दी है तो सवाल डॉट। कबीर की नाराजगी देखती महक ने उसकी तरफ देखा। वो नाराजगी से उसे छोड़कर दूसरी तरफ पलटा। महक मुस्कुरा दी। उसने उसके करीब होकर उसकी शर्टलेस पीठ पर अपने होंठों को रख दिया। उसके होंठों की तपिश महसूस करते कबीर की आंखें बंद हुई। महक ने इस तरह से पहल कभी नहीं की। इससे पहले एक बार जब वो करीब हुए तब भी वही उसके करीब गया था। महक के होंठ उसे अपनी पीठ से होकर गले तक आते महसूस हुए। उसने आंखें खोली तभी उसकी स्किन अपनी स्किन पर फील हुई। उसने मदहोशी से अपनी आंखों को बंद कर लिया। कबीर ने गले के पास अपना चेहरा रखा। उसने उसके गले पर होंठ रखे। वो अब एकदम धीमे से बोली, आई लव यू सो मच कबीर। वो कुछ नहीं बोला। महक ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था वो उससे नाराज नहीं था। उसकी करीबी पिघला रही थी। महक ने उसके कान के पास धीमी आवाज में कहा,
चांद सा महबूब हो मेरा, कब मैंने ऐसा सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। कबीर की दबी मुस्कुराहट अब उसके चेहरे पर नजर तक आने लगी थी। उसने उसके गले पर अपने दांत गड़ाए। ज्यादा ना रूठने की जरूरत नहीं है बीवी, मैं हूं तुम्हारी। कबीर एक झटके से पलटा। उसने नीचे कर उसके ऊपर झुकते हुए उसने कहा, चलो तो फिर मना लेते हैं। कबीर महक ने आंख दिखाई। वो बेपरवाह से अंदाज में बोला, आई एम नॉट डन येट। महक की आंखें फैली। वो उसके गर्दन पर होंठ रख चुका था। उसके होंठ उसकी गर्दन से लेकर अब नीचे गले पर आने लगे। महक ने आंखें भींची, अगर मुझे एक भी निशान आया ना। श्श, डोंट डिस्टर्ब मी। एक पल के लिए रुक कर कबीर ने कहा। वो फिर से उसके गले पर झुका। महक ने उसे अपने करीब किया। ब्लैंकेट कवर करके उसने हल्की सी जो रोशनी लैंप से हो रही थी उसे भी बंद कर लिया। कमरे के गहरे अंधेरे से हल्की हंसी, हल्की फुसफुसाहट भरी आवाज हो रही थी। कुछ लोगी। अगस्त्य ने अब तक अशीति को जागा हुआ देखकर पूछा। उसने ना में गर्दन हिलाई, अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। अगस्त्य उसके पास आ गया। उसे अपनी बाहों में पीछे से भरा। बोलो, क्या हुआ? अगस्त्य का हाथ अपनी बैली पर रखकर अशीति ने उसके सीने से पीठ सटाकर धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। अब तक लगता था आप जो अकड़ू इंसान हैं, न उसके बाद आपको तो कभी भी मेरे से मुझसे ज्यादा प्यार नहीं हो सकता। पर अगस्त्य, मैं जानती हूँ आपके मन में बहुत कुछ होगा। इतना तो समझा है आपको, पर आपने उसके बाद भी जिस तरह से मेरे साथ सब भुला दिया। थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए। अशीति ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। आप कभी कभी इतना शांत हो जाते हैं। किक किया बेबी ने फील हुआ। अगस्त्य ने कहा और अशीति को ये महसूस हुआ। उसने आंख बंद की, चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगस्त्य उसकी तरफ देखने लगा। उसने एक गहरी सांस भरकर कहा, यू नो वॉट, मेरी नाराजगी नफरत कभी नहीं बन सकी, खासकर अब बन भी नहीं सकती। पर अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं होती तो शायद। अशीति ने नाराजगी से उसे देखा। अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को चूमा। अब ये मत कहना कि सिर्फ बच्चे की पड़ी है। अब तक बहुत सारी बुक्स रीड कर ली है मैंने। आई नो हाउ मच इट्स डिफिकल्ट टू गिव बर्थ। थैंक यू सो मच, इतने प्रेशियस गिफ्ट। आप ना बदल गए हैं, अशीति ने धीमी आवाज में कहा तो उसने उसी तरह से जवाब दिया। तुम यही चाहती थी मेरे दिल में किसी के लिए नफरत ना रहे, वो ही हो रहा है। मुझे मेरे डैड गलत लगे थे, पर अब उनका भी पॉइंट समझ आ रहा है। यार, किसी से प्यार करना बहुत कमजोर कर देता है इंसान को। और मेरी माँ, जिससे मैंने सिर्फ नफरत की, आज कुछ नहीं है उनके लिए भी। जो भी हो, मेरा अस्तित्व उनकी वजह से है। अगस्त्य की बात सुनकर अशीति की हैरानी और बढ़ी। वो उसकी तरफ देखकर बोली, मतलब मुझसे आप? बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम आसपास नहीं होती तो खुद को अधूरा लगता हूँ। इतना कि अगर तुम पर आंच भी आए तो सब कुछ तबाह कर देने की ताकत आ जाती है। इतना कि तुमसे नफरत हो ही नहीं पाती यार। इतना कि हमेशा ये कहने वाला अगस्त्य रायचंद कि वो किसी के लिए खुद को नहीं बदलेगा, उसने खुद को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। तुम बदल हो मुझे, वरना आज हम इस तरह से कभी नहीं होते। थैंक यू मेरे अंदर ये फीलिंग्स डालने के लिए। उसकी बात काटकर अगस्त्य ने एकदम ही नरमी से अपने प्यार का इजहार किया। अशीति उसकी आंखों में खोकर रह गई। वो एकटक उसे ही देख रही थी। अगस्त्य ने एकदम प्यार से जब उसके माथे को चूमा तो अशीति के लब मुस्कुरा दिए। पलटकर वो अगस्त्य के सीने से आ लगी। मुझे भी उम्मीद नहीं थी आप कभी इतना प्यार करेंगे, पर सच में आप अशीति शर्मा के प्यार में एकदम पागल हो गए हो डियर पतिदेव। उसके सीने से लगकर ही उसने कहा। इस बार पर उसका इतराना तो बनता था। मुकेश जी काफी गंभीर थे। कविता जी भी सारा काम खत्म कर अब आई। 2-3 दिन से महसूस कर रही हूँ आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं ना? कुछ नहीं कविता। मुकेश जी ने कहा। गंभीरता उनकी आवाज में भी झलक रही थी, जो देखकर उनके पास आकर बैठती कविता जी ने कहा, जानती हूँ माया को याद कर रहे हैं, पर चिंता क्यों करते हैं? हमारी आशु एकदम खुश हैं। दामाद जी उसके लिए इतना करते हैं, कोई चिंता की बात ही नहीं। वही तो, शर्मिंदगी बढ़ती जा रही है माया।
हमने इतना गलत व्यवहार कर दिया, उसके बाद भी कविता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर ही नहीं पाया। मयूर उस वक्त होने वाला था, पर उसके बाद भी तुमने मेरी बहन की बच्ची को अपने सीने से लगाया। माया भी तुमसे बढ़कर प्यार नहीं करती उसे। मुकेश जी की आवाज में अब गंभीरता की जगह हल्की नमी आने लगी थी। आप भी ना क्या बात कर रहे हैं आज? आशु क्या मेरी बच्ची नहीं है? क्या हो गया, आपको देखकर लग रहा है कोई बात है? कविता जी ने कहा। पति की परेशानी समझ पाना उनके लिए मुश्किल नहीं था। मुकेश जी ने अब भरी सी आवाज में कहा, कविता वो दूसरी बच्ची जिंदा थी। कौन दूसरी बच्ची? कविता जी एक पल के लिए समझ नहीं पाई। अगले ही पल वो एकदम हैरत भरी नजरों से अपने पति को देखने लगी। हाँ, वो बच्ची जिंदा थी। हम तो आशु को बचाने के लिए शहर छोड़ आए, फिर हमारी बच्ची लावारिस थी, उसे किसी ने अपनी बेटी बनाकर रखा। मुकेश जी में भरी आवाज में ही कहा। कविता जी की आंखों में भी नमी आ गई। उन्होंने पूछा, कहाँ है हमारी बच्ची? आप बताइए ना, हम लेकर आएंगे उसे, और नहीं तो कम से कम मिल तो सकते हैं ना? नहीं मिल सकते कविता, नहीं मिल सकते। वो है ही नहीं, नहीं रही वो। मुकेश जी का गला बेहद भारी हो गया। उनकी आंखों में आंसू थे। कविता जी हैरत से ही उनको देख रही थी, तो उन्होंने देव से जुड़ी सारी बात बताई जो अगस्त्य ने उनको कही थी। कविता जी भी नम आंखों से उनको देखने लगी। उनकी आंखों से भी आंसू बह गए थे। पति के कंधे पर सर रखकर उन्होंने धीरे से कहा, संभालिए खुद को, मैं समझ सकती हूँ आपको कितना बुरा लग रहा है। सारी लापरवाही हमारी है, अगर हमने देख लिया होता तो ऐसा नहीं होता। पर वो तो सांस से नहीं ले रही थी। कैसे हो गया ये सब? हमने उसको डॉक्टर के पास ही छोड़ दिया था, ताकि कम से कम अपनी एक बच्ची को तो बचा सके जो जिंदा है, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मुकेश जी ने एक बार फिर टूटे हुए अंदाज में कहा। उनकी आंखों से बहते आंसू देखकर कविता जी उनको संभालने लगी। मोक्ष आजकल ज्यादा समय ऑफिस और लिविंग रूम में बिताने लगा था। नविका और उसके बीच वैसे भी फासले बहुत थे, जो अब और बढ़ गया था। उसकी आंख खुली तो खुद को लिविंग रूम में देखकर आंखें मसलते हुए वो बैठा। सामने सोफे पर बैठा चीकू चेहरे पर हाथ रखकर उसे मासूमियत से देख रहा था। क्या हुआ, स्कूल नहीं गए आप? मोक्ष उसके पास आकर जमीन पर घुटनों पर बैठकर बोला, तो चीकू ने एकदम मासूमियत से अपना सर पीट कर कहा, आज तो संडे है ना जीजू। ओह अच्छा, आप सैड है क्या? मूड ठीक करना होगा चैंप का। चॉकलेट आइसक्रीम चलेगी या फिर चॉकलेट केक? मोक्ष ने अपने अंदाज में अलग ही अंदाज में कहा। चीकू ने लालच से होठों पर जीभ फिराई, जो देखकर मोक्ष हल्का सा हंस दिया। नहीं पर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, चीकू ने नाराजगी से कहा। तो मोक्ष ने चौंक कर उसे देखा। आइसक्रीम और केक नहीं चाहिए आपको? हाँ नहीं चाहिए, वो मुंह फुलाए हुए अंदाज में बोला, जिस पर मोक्ष ने उसका दूसरी तरफ घूमता चेहरा अपनी तरफ करके कहा, अच्छा, और अब चैंप नाराज हैं जीजू से? हाँ, और वो भी बहुत 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 सारा, चीकू ने एकदम नाराजगी से कहा। नविका दरवाजे पर खड़ी उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने कभी इस तरह जिद उसके अलावा किसी से नहीं की थी। ये सारी बातें ये बताने के लिए काफी थी कि मोक्ष ने चीकू को बेहद प्यार से रखा था। अच्छा, तो अब अपने चैंप को मनाने के लिए क्या करना होगा मुझे? मोक्ष ने प्यार से कहा। तो चीकू ने कुछ पल तक नाराजगी से उसे देखते रहने के बाद कहा, आप मुझे घुमाने लेकर चलोगे? इतनी सी बात? मोक्ष ने उसका गाल खींच कर कहा। तभी उसने कहा, दीदी के साथ। आप, मैं और दीदी? उसने जैसे ही नविका का जिक्र किया, चीकू के चेहरे पर भाव एकदम ही बदल से गए। वहीं नविका उसके चेहरे पर बदले भाव देखने लगी। चैंप मैं? मोक्ष ने जैसे ही बहाना करना चाहा, चीकू एकदम जिद पर अड़ा। नहीं नहीं नहीं, मुझे जाना है। आपने कहा था जब मैं दीदी के पास आऊंगा और ठीक हो जाऊंगा तो आप मुझे हर जगह घुमाएंगे उनके साथ। मोक्ष के भाव बदलने लगे। नविका ने भी चीकू की बात पर कुछ चौंकते हुए मोक्ष को देखा। उसके बाद वो अंदर आकर बोली, हाँ हम चलेंगे चीकू। अपनी दीदी की बात सुनते ही वो खुश हुआ, जबकि मोक्ष ने एक नज़र उसे देख वो उठा। टेबल पर रखा उसका फोन बजा। ये मीना काकी क्यों फोन कर रही है? उसने अपने में कहा, और कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो सुनते ही मोक्ष चौंका। मैं बस अभी आया, इतना कहकर वो तेजी से भागा। नविका कंफ्यूज हो गई थी, वो इतनी जल्दी भागा था।
अब क्या हो गया? मोक्ष के पीछे जाने के लिए वो अब तेजी से बाहर निकली। नविका उसके पीछे आई पर वो गाड़ी में बैठकर निकल गया। नविका उसको जाते हुए देखती रह गई। ये आदमी सच में पागल है और साथ में मुझे भी कर देगा। इस तरह से अब कहाँ गया पता नहीं। नविका ने एकदम चिढ़कर कहा। चीकू उसके पीछे आ गया। उसने नविका के कुर्ते को खींचते हुए पूछा, दीदी जीजू किधर गए? नविका जो खुद कुछ नहीं जानती थी, उसने चीकू को देखकर बहाना बनाया, वो आपके जीजू को बहुत जरूरी काम आ गया इसलिए जाना पड़ा। चलो तुम दीदी नाश्ता कराती है। नविका ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसकी गोद में था। उसने उसी तरह से एकदम मासूमियत से कहा, उनको बहुत सारा काम करते रहना होता है ना? जीजू बहुत काम करते हैं। नविका कुछ नहीं बोली मगर उसके जहन में अब भी वही बातें चल रही थी। मोक्ष का इस तरह से जाना उसको समझ नहीं आया। रायचंद विला। पूरा परिवार साथ में बैठा हुआ था। अगस्त्य का ध्यान इस वक्त अपने फोन पर था। वो कुछ देख रहा था। अयान ने अशीति को देखकर कहा, वैसे भाभी आजकल आपके पतिदेव का ध्यान फोन पर नहीं रहता ज्यादा? तो ऑफिस नहीं गए? उनको काम के अलावा कुछ नजर कहाँ आता है? अशीति ने जानकर ही कहा। अगस्त्य ने पहले तिरछी नजरों से उसे देखा। पहले अयान को देखते के बाद उसने अशीति को घूरा। दादाजी मैं ना आपके साथ वॉक के लिए चलती हूँ। अगस्त्य को इस तरह से खुद को घूरता पाकर अशीति ने तुरंत कहा। अविनाश जी हल्का सा हंस पड़े। वो उठे तो अशीति उनके साथ ही निकल गई। लॉन में आते ही अविनाश जी ने कहा, तुम ही हो जो उस लड़के को कुछ भी कह देती हो। वो तो खुद कम थोड़ी है। वैसे अब पहले आप मुझे बताइए, आज बहुत परेशान लग रहे हैं, तबीयत ठीक है ना आपकी? अशीति ने पूछा। अविनाश जी का चेहरा एक पल के लिए मुरझा गया। वो धीमी आवाज में बोले, पता नहीं मन परेशान लग रहा है, ऐसा लग रहा है अपना कोई मुसीबत में है। दादू आप भी ना, घर में सब एकदम ठीक है, इतना मत सोचिए आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए पहले मैं आपको मस्त कड़क चाय पिलाती हूँ, फिर अपने आप की टेंशन दूर हो जाएगी, अशीति ने कहा। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरकर बहुत ही प्यार से कहा, तुम्हें देखकर ही लगा था कि तुम मेरे अगस्त्य की जिंदगी में आओगी तो सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। तुमने घर दिखाया, कभी भी उसने अपने बाप का जिक्र नहीं किया। सिर्फ उस औरत से ही नहीं, अपने बाप से भी स्वागत करता था वो। यही नफरत उसे खा रही थी। अशीति को अगस्त्य की बात याद आई। उसने मुस्कुराते हुए उनकी बाह पकड़ी। दादाजी अब ना उनके मन में किसी के लिए नफरत नहीं है, ना ही अपने पापा के लिए और ना ही अपनी माँ के लिए। मुझे पता है उनके अंदर जो नफरत थी वो उनको खोखला कर रही थी। अविनाश जी ने राहत की सांस ली। उनका मन अब भी उनको बेहद परेशान कर रहा था। मन इतना बेचैन क्यों लग रहा है पता नहीं, वो अपने आप में ही बोले और अब अशीति के साथ घर में आए। मोक्ष मुंबई पहुंचा। वो सीधा हॉस्पिटल आया था। अंदर आते ही उसने एक नंबर डायल किया और फिर भागते हुए लिफ्ट के पास आ गया। लिफ्ट को बिजी देखकर वो सीढ़ियों की तरफ भागा। मोक्ष अब ICU के बाहर आया। वहां पर एक अधेड़ उम्र की औरत और आदमी खड़े थे। उनको देखते ही उसने पूछा, कहाँ है माँ? क्या हुआ उनको? कैसे हुआ ये सब मुझे बताइए। मेरी माँ कहाँ है? वो औरत धीरे से बोली, मोक्ष बाबा मैडम सीढ़ियों से गिरी, बहुत चोट आई है। मोक्ष की सांसें अटक गई। अंदर ICU में सर्जरी चल रही थी। उसने खिड़की से अपनी माँ को झांकना चाहा तो उनको देखते ही उसका बदन कांप गया। शालिनी जी मशीनों के बीच घिरी हुई थी। अंदर 3 डॉक्टर के साथ 3-4 नर्स थी जो उसके ब्लड साफ कर रही थी। माँ वो बेचैनी से अपने आप में ही बोला। हमेशा एकदम मजबूत रहने वाला मोक्ष खुराना एकदम कांप सा गया था। चेहरे पर पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। वो अब वही बेचैनी से चक्कर काट रहा था। लगभग 3 घंटे बाद एक डॉक्टर बाहर निकले, जिनके बाहर आते ही मोक्ष उनके पास आ गया। मेरी मॉम ठीक है ना? मेरी माँ ठीक है ना? उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, सर्जरी हो गई है, कितनी सक्सेसफुल रहेगी ये हम उनके होश में आने के बाद ही बोल पाएंगे। सर पर गहरा जख्म के जिसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता।
खून के थक्के जमे हैं, इसके लिए आपको दोबारा उनकी सर्जरी करानी पड़ेगी, लेकिन पहले अभी उनको होश में आने दीजिए, तभी हम कुछ बता सकते हैं। डॉक्टर ने एकदम ही गंभीरता से कहा और उसके बाद वो निकल गए। मोक्ष की बेचैनी अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। वो अपनी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान था, उनके अलावा उसके पास था ही कौन। आज का दिन लगता इसी तरह से बिता। शालिनी जी को होश नहीं आया। वो डॉक्टर के पास उनके कैबिन था। डॉक्टर की तरफ देखकर उससे पूछा, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना? उनको होश क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर बेहद ही शांत होकर गंभीर से अंदाज में बोले, मैंने आपको पहले ही कहा था उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। होश आने के बाद में कुछ कहा नहीं जा सकता, कोमा में जा सकती है वो। थोड़ा इंतजार करिए। मोक्ष कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके चेहरे पर परेशानी से ज्यादा अब घबराहट नजर आ रही थी। वो कुछ नहीं कर पा रहा था। बाहर आकर उसने आईसीयू के बाहर खिड़की से अपनी माँ को देखा, वो अब भी होश में नहीं थी। उसकी माँ में नमी आई। डॉक्टर से पूछकर वो अब उनके बाद आया। शालिनी जी को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भर गई। माँ, मुझसे इतनी नाराजगी मत रखो। आपको मुझसे इतनी नफरत हो गई कि आप अब मुझे छोड़कर जाने के लिए तैयार है। आपके अलावा कौन है मेरा? माँ, आंखें खोलो ना प्लीज माँ, वो एकदम भरी आवाज में बोला। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए। वो इस वक्त बेहद ही बेबस लग रहा था। देर रात तक मोक्ष आ ही जाता था, मगर आज जब वो अब तक नहीं गया तो नविका भी परेशान होने लगी। उसने चीकू को तो सुला दिया था, पर खुद सो नहीं आ पा रही थी। उसने मोक्ष का नंबर डायल किया, वो कॉल रिसीव कर ही नहीं रहा था। नविका बार बार उसका नंबर डायल कर रही थी, मगर उसने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। क्या हो गया है इसे? अब तक आया नहीं, मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है। कहाँ होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा है, नविका ने अपने में ही कहा। उसका ध्यान बार बार मोक्ष पर ही जा रहा था। अब तक उसने कॉल रिसीव कर रहा था, ना ही दोबारा कॉल किया। उसके इंतजार में कब उसकी आंख लगी उसे पता भी नहीं चला। सुबह हो गई थी। शालिनी जी को अब तक होश नहीं आया, जिसके बाद मोक्ष ने तहलका मचाना शुरू कर दिया। वो डॉक्टर पर चिल्लाते हुए बोला, मेरी मॉम को अभी तक होश नहीं आया। क्या हुआ? मेरी मॉम को जवाब दो मुझे। देखिए मिस्टर खुराना, आपके चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, आप प्लीज कॉपरेट कीजिए। डॉक्टर इतना कहकर अंदर गए। शालिनी जी को वो बहुत गंभीरता से चेक कर रहे थे। कुछ देर में डॉक्टर अब बाहर आया। मिस्टर खुराना, आपकी मॉम की बॉडी रिस्पांस नहीं दे रही है, कोमा में है वो। व्हाट? मोक्ष के मुंह से एकदम ही निकला। डॉक्टर अब एक बार फिर से बोले, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया था, इसी बात का हमें डर था। हो सकता है वो 2-4 दिन में ही ठीक हो जाए, सालों भी लग सकते हैं, या फिर वो ऐसे ही रहे। डॉक्टर की बात पर मोक्ष ने एकदम ही गुस्से से भरी आवाज में कहा, बकवास मत करो डॉक्टर, मेरी माँ को अगर कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उनको कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस मेरी माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझ नहीं रहे हैं मिस्टर खुराना, हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी। उनकी एक सर्जरी होनी है, जिसके लिए मैं डॉक्टर से कंसल्ट किया है। हम उनको नासिक ले जाएंगे, हमारी टीम उनके साथ कॉर्पोरेट करेगी। डॉक्टर ने कुछ नर्म आवाज में उसको समझते हुए कहा, जो सुनकर वो कुछ बोल भी नहीं पाया। लेकिन अपनी माँ के लिए इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा परेशान था, जो उसके चेहरे पर एकदम साफ नजर भी आ रहा था। अविनाश जी अब भी समझ नहीं पा रहे थे कल से उनका मन क्यों परेशान होता जा रहा था। आज भी उनके चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी, लेकिन सबके बीच उन्होंने किसी तरह खुद को नॉर्मल रखा था। बाऊजी क्या हुआ, कुछ खाया नहीं आपने? सरिता जी ने उनको देखकर कहा। वो एकदम ही होश में आए, उन्होंने गर्दन हिलाई और अब खाने लगे। मोक्ष अपनी माँ के साथ वापस नासिक आ गया था। वो हॉस्पिटल में ही थी, अब भी उनको होश नहीं आया था और मोक्ष एकदम बेचैन था। ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा था। नविका उसका नंबर डायल कर रही थी, अब भी उसने कॉल रिसीव नहीं किया। फोन कान से हटाते ही नविका बड़बड़ाई, अजीब आदमी है, एक बार कल से अब तक कॉल नहीं रिसीव की।
ना कॉल बैक, ना कोई मैसेज डॉट। हाउ रूड। एकाएक नविका के ध्यान में कुछ गया। हाँ, वो अमर, उसका मैनेजर। उसने अब एक दूसरा नंबर डायल किया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, नविका ने कहा, ऑफिस में हो तो सुमित को फोन, मुझे बात करनी है। अमर ने आकर सुमित को फोन दिया। हाँ मैम। सुमित की आवाज सुनते ही उसने कहा, मोक्ष कहाँ है, कल से घर नहीं आया। मैम आपको नहीं पता, उनकी मॉम का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है सर, वहीं बिजी हैं, सुमित ने बताया। जो सुनते ही नविका चौंक गई। व्हाट? माँ कहाँ है, बता सकते हो कुछ? उसने खुद को नॉर्मल करके पूछा तो सुमित ने बताया, लाइफ केयर सेंटर हॉस्पिटल में है मैम। नविका ने इतना सुनते ही फोन रखा। उसके चेहरे पर परेशानी भरे भाव नजर आने लगे। उसने बेचैनी भरी आवाज में कहा, माँ की वजह से वो बहुत ज्यादा बेचैन होगा, मुझे जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट करके सब ऑफिस जाते आयुष्मान जी को किसी का फोन आया। उन्होंने नंबर देखा तो चुपके से दूसरी तरफ चले गए। साहब, आपकी बहन कल सीढ़ियों से गिर गई थी, उनको बहुत चोट आई है, वो कोमा में है। मोक्ष बाबा उनको लेकर नासिक गए हैं, कोई केयर लाइफ हॉस्पिटल, पता नहीं क्या नाम है। दूसरी तरह से मोक्ष के घर की मेड मीना की आवाज आई। आयुष्मान जी के चेहरे पर रंग उड़ा। फोन रखते ही वो तेजी से निकलने लगे। उनका ध्यान अब कहीं और था ही नहीं। वो तेजी से निकलने लगे थे, तभी टेबल पर पैर लगा। चाचू आराम से। अगस्त्य ने उनको पकड़ा। अविनाश जी ने बेटे की परेशानी देखकर पूछा, क्या हो गया, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? बाऊजी आज मत रोकिए, शालिनी जी ठीक नहीं है, उनको कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं रुक सकता, उन्होंने गंभीरता से कहा तो अगस्त्य और बाकी सब उनको देखने लगे, जबकि अविनाश जी एकदम शांत पड़ने लगे। आयुष्मान जी की बात सबको उलझा गई। वो बेटे की तरफ देखते रह गए। बाऊजी, आपकी नाराजगी जो भी रहे, पर आज हमें रुकना नहीं चाहिए। आप अपनी नाराजगी दिखाते रहिए, मैं आज नहीं रुक सकता। इतना कहकर बिना रुके ही वो घर से निकल गए। अविनाश जी एकदम शांत रहे, मगर इस वक्त मन परेशान था। मोक्ष अब भी हॉस्पिटल में ही था। उसे अब नविका दिखाई दी, जिसको देखकर वो चौंका। वो परेशान सी होकर उसके पास आकर बोली, तुम्हें बताना चाहिए ना, माँ को चोट लगी है, कहाँ है वो? नविका को इस तरह परेशान देखकर उसने भावहीन अंदाज में कहा, सर्जरी चल रही है, वो ठीक नहीं है, कोमा में चली गई है। उसकी आवाज जैसे ही भारी होने लगी, वो चुप हो गया। उसने अपना चेहरा तक दूसरी तरफ फेर लिया था। नविका ने ओटी के अंदर देखा, शालिनी जी बेहोश थी। उसके पूरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उनको इस हाल में देखकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। उसकी आंखें तक नम हो गई थी। मोक्ष की हालत का अंदाजा उसको अब जाकर हुआ था। नविका कुछ पल तक उनको देखती रही। वो अब मोक्ष की तरफ पलटी। उसकी बेचैनी छिपाने की उसने पूरी कोशिश की, पर उसके बाद भी उसकी बेचैनी नजर आ रही थी। मोक्ष, डोंट वरी, माँ ठीक हो जाएंगी, उसने बहुत धीरे से हिम्मत करके कहा। वो कुछ बोला ही नहीं था। नविका उसकी परेशानी समझ पा रही थी। उसके पास आकर उसने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा, तभी उसे आयुष्मान जी एकदम तेज कदमों से साथ आते हुए नजर आए। मोक्ष की नजर जब उन पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया। दीदी कहाँ है? उन्होंने बेचैनी भरी आवाज में कहा। तभी उसने दांत पीस कर कहा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी मिस्टर रायचंद। आयुष्मान जी ने नजर भर उसे देखा। नविका ने उसकी बाह पकड़ ली और बोली, अंकल वो माँ अंदर है, सर्जरी चल रही है, आप विंडो से तब तक देख सकते हैं। मोक्ष ने एकदम दांत पीस कर नविका को घूर कर देखा। आयुष्मान जी विंडो से अंदर देखने लगे। अपनी बहन को इस तरह से देखकर उनकी आंखें कब भर आई, उनको एहसास ही नहीं हुआ। आयुष्मान जी कुछ पल तक ऐसे ही खिड़की से अंदर देखते रहे, अब आंखें भींच ली। शालिनी जी के सर पर जिस पर डॉक्टर कुछ ना कुछ कर रहे थे, वो उनसे देख नहीं गया। अपने आंसुओं को पोंछकर वो पलटे। मोक्ष के चेहरे पर नाराजगी और गुस्सा दोनों ही नजर आ रहा था, जो समझ पाना उनके लिए बहुत मुश्किल नहीं थी। मोक्ष के पास आकर उन्होंने उसका कंधा थपथपाकर कहा, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो बेटा। उसने उनकी तरफ देखकर तंज कसा, और आज आप यहाँ कैसे आ गए? आपके बाप ने रोका नहीं आपको?
आयुष्मान जी ने उसी नरमी और प्यार से साथ कहा, नहीं, और वो खुद आएंगे, अपनी बेटी को इस हालत में अकेले नहीं छोड़ेंगे, वो आ ही ना जाए। मेरी माँ को जिंदगी भर का गिल्ट दिया है उन्होंने, और उनकी वजह से आज उनकी ये हालत है, क्योंकि वो हर दम उनके बारे में सोचकर परेशान रहती थी। मोक्ष की नफरत शब्दों में निकली तो नविका ने समझाया, मोक्ष प्लीज, वो बड़े हैं तुमसे, मामू है तुम्हारे, तमीज से बात करो। नहीं, मेरा बच्चा बस बहुत नाराज है, इसलिए कोई बात नहीं। परेशान नहीं हो, जो बन पाएगा हम करेंगे, कुछ नहीं होगा। तेरा परिवार है ना, और कोई नहीं तो मैं हूं ना। आयुष्मान जी ने उसका ही साथ देकर प्यार से कहा और उसका कंधा थपथपाया। तेरा परिवार है ना, ये 4 शब्द मोक्ष को शांत कर गए थे। परिवार का मतलब उसके लिए उसके मॉम डैड थे, और सालों पहले उसने अपने डैड को खो दिया। आज उसकी माँ की ये हालत थी, वो चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। आयुष्मान जी वही थे। मोक्ष की नजर अब अगस्त्य के साथ आते अविनाश जी पर पड़ी तो हैरानी का झटका लगा। पीछे बाकी परिवार वाले थे। अविनाश जी के चेहरे पर दर्द सा उभर आया जब शालिनी जी को इस तरह से देखा। कल से ही उनका मन बेहद परेशान था। मोक्ष के लिए ये सब बर्दाश्त कर पाना मुश्किल था। उसने नविका की ओर देखकर एकदम सपाट से अंदाज में कहा, डॉक्टर बाहर आए, मुझे मैसेज कर देना। वो इतना कहकर निकल गया। नविका भी कुछ बोल नहीं पाई। अगस्त्य और अशीति को देखकर शर्मिंदगी हुई। अशीति जब से आई थी ध्यान सिर्फ मोक्ष पर था। अब यहाँ रुक पाना उसके बस का नहीं था। वो जैसे ही जाने लगी, अशीति ने धीरे से कहा, बस आती हूँ, कुछ नहीं होगा पक्का। मोक्ष वेटिंग एरिया में इस वक्त एकदम अकेला था। आज पूरा रायचंद परिवार यहाँ था, और उस रोज जब उसकी माँ ने अविनाश जी के पैरों को पकड़कर माफी मांगी तब भी उन्होंने एक बार नफरत के अलावा कुछ नहीं दिखाया। आज क्या करने आए हैं ये लोग? आज कौन सा परिवार? जब मेरी माँ को जरूरत थी तब नहीं सोचा, जब मेरी माँ रातों तक उनके लिए रोई तब नहीं सोचा, उस दिन जब पैरों में गिरकर माफी मांगी तब भी नहीं सोचा। आज क्यों आ गए ये लोग यहाँ? उसने एकदम गुस्से और नफरत भरे अंदाज में कहा। क्योंकि कितनी भी नाराजगी हो, कितना भी गुस्सा हो, अपनों के लिए जो परवाह है वो खींच लाती है इंसान को, अशीति ने कहा। मोक्ष की नजर उस पर उठी। वो उसके पास दूसरी चेयर पर आकर बैठी और बहुत ही शांत से अंदाज में उसने कहा, आपकी नाराजगी जायज है। आपकी जगह मैं होती मुझे भी बुरा लगता, पर सच कहूं तो ऐसा ही नहीं होता है, ना कि हम जो सोचते रहे वो ही हो। अशीति बोल रही थी पर मोक्ष ने कुछ नहीं कहा। वो अब उठा भी नहीं। उसने एक बार फिर से कहा, आपको पता है आपकी माँ दादाजी के इतने करीब थी कि कल से उनका मन घबरा रहा था। वो बेहद सख्त इंसान है, पर उनका भी अपना नजरिया है। मोक्ष जी देखिए, आप ही सोचिए ना, कल को आपकी बेटी होगी जिसे आप जान से ज्यादा प्यार करें, और वो उस इंसान से शादी कर ले जो आपको सही ना लगे, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरे डैड कोई क्रिमिनल नहीं थे, मोक्ष ने गुस्से से कहा तो अशीति हल्का सा मुस्कुरा दी। आप सोचिए, जिस तरह आपने खुद नविका से शादी की वैसे ही कोई आपकी बेटी के साथ करे, बर्दाश्त होगा आपको? और तब जब आप अपनी जान लगा दे, ऐसा ना होने में। अशीति की बात सुनता मोक्ष शांत सा पड़ गया। वो अब आहिस्ता से बोली, एक बाप अपनी बेटी को बहुत चाहता है तो नाराजगी का हक भी रखता है जब वो कुछ गलत करें। मैंने आपसे ये बात जोड़ दी। आपने ये देखा, उस दिन दादाजी की आंखों में नफरत थी, पर आपकी माँ की आंखों में भी पछतावा था। आपको लगता है वो हमेशा इसलिए दुखी रही क्योंकि दादाजी नाराज थे, पर कोई भी औरत जब ऐसा कदम उठाती है तो बाप को जो तकलीफ उसने दी है वो उसको अंदर ही अंदर मार देती है। आपकी माँ के लिए वो भगवान है, और आप उनकी बेइज्जती कर अपनी माँ को भी दुख देते हैं, खुद को भी। मोक्ष को उसकी बात समझ आ रही थी। उसने अब एकदम ही शांत अंदाज में कहा, नहीं समझोगी, तुम पूरा परिवार होता है तुम जैसे लोगों के पास। तुम लोग नहीं समझ सकते अकेले, एकदम अकेले हो जाने का दर्द। मुझसे बेहतर कौन समझेगा? मैंने अपने पति को भरे पूरे परिवार के बीच तन्हा देखा है, अशीति ने गहराई से कहा। मोक्ष की नजर अब जब उस पर आई तो उसने पूछा, वैसे आपके खुराना परिवार का कोई नजर नहीं आ रहा है? आपके डैड की साइड की फैमिली ज्यादा बनो मत। उन लोगों ने डैड की शादी के बाद ही रिश्ता तोड़ लिया था। मेरी कोई फैमिली नहीं है,
मोक्ष का कठोर अंदाज लौटा। अशीति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, फिर ये दोहरा भेदभाव क्यों? मोक्ष जी, नाराजगी उधर भी थी पर आप इधर देख रहे हैं क्योंकि शायद आपको उम्मीद इधर से ही थी। वैसे मुझे नहीं पता पर सोचिएगा जरूर चाचा जी को आप तो फोन करेंगे नहीं? नविका जो हुआ उसके बाद करती ही नहीं तो फिर किसने उनको कॉल करके ये बताया? मोक्ष ने कुछ चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अशीति एक बार फिर से बोली, उनको कोई कॉल आई थी जिसके बाद वो यहाँ आए हैं। सोचिएगा इस बारे में पर फिलहाल अपनी माँ पर ध्यान दीजिए। अशीति अब आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखकर उठी। वैसे थैंक यू सो मच, उस दिन के लिए मौका ही नहीं मिला। थैंक यू। इतना कहकर वो अब वेटिंग एरिया से वापस वार्ड की तरफ जाने लगी। अगस्त्य को देखकर उसके कदम रुक गए। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने धीमी आवाज में कहा, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। इतना कहकर वो चली गई। अगस्त्य की नज़र इस वक्त मोक्ष पर उतरी। उसने एक गहरी सांस ली। मोक्ष को अपने पास कोई महसूस हुआ तो उसने देखा सामने अगस्त्य था। अगस्त्य को देखते ही उसने चेहरा फेर लिया। ना ही उसे ज्यादा बोलने की आदत थी, ना अगस्त्य आगे से किसी को कंसोल कर सकता था। थैंक यू उस दिन के लिए, अगस्त्य ने काफी देर की खामोशी के बाद कहा, जो सुनकर मोक्ष ने जवाब नहीं दिया। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब अचानक सालों पहले कोई हमारे राइवल का साथ देकर हमें बिजनेस में गिराने लगा तब बहुत मुश्किल नहीं था ये पता लगाना कि सामने कौन है। अगस्त्य रायचंद के लिए अपने दुश्मन से बदला लेना भी मुश्किल नहीं था, पर तब दादू ने मुझे रोका क्योंकि सामने तुम थे मोक्ष खुराना। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बार बार तुम हमें लॉस पहुंचाने लगे और मेरी कोशिश के बाद दादू रोकते रहे तब मेरी जिद पर उन्होंने बुआ जी के बारे में बताया। अविनाश रायचंद अपने बेटे की मौत पर नहीं रोया, वो उस दिन अपनी बेटी के किए धोखे पर आंसू बहा रहा था जो उसकी सगी औलाद भी नहीं थी। अगस्त्य की बात सुनकर मोक्ष ने उसे देखा। वो एक पल की चुप्पी के बाद बोला, और पता है फिर मैंने अपने काम से काम रखा। चाचू ने कभी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। जब तक तुम्हारे डैड का बिजनेस संभालने लायक तुम नहीं थे तब तक वो छिपकर हमेशा अपनी बहन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे। दादू की नाराजगी बहुत थी, मेरे डैड नहीं रहे, ऐसे में वो उनके खिलाफ जाकर उनको और परेशान नहीं करना चाहते थे, पर आज उन्होंने वो भी किया। शीना जी से पूछ सकते हैं, वो किसकी वजह से तुम्हारे घर में उस वक्त भी टिकी रही जब 2 वक्त की रोटी के अलावा उनको कुछ नहीं मिल रहा था। जरूरी नहीं होता जो लोग जताते नहीं या सिर्फ नफरत दिखाते हैं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। अगस्त्य की बात पर वो अब की बार एकदम चौंक गया। उसे अब ध्यान आया, कल से शीना काकी उसके पास ही थी। आज जब वो नासिक आया तब वो नहीं थी और उसके कुछ घंटे बाद ही आयुष्मान जी यहाँ थे। यानी अगस्त्य की एक एक बात एकदम सच थी। यानी अब तक वो गलत सोच रहा था। यानी उसकी माँ का अपने मामा जी और भाई पर भरोसा एकदम ठीक था। रायचंद फैमिली खासकर अशीति के सामने नविका अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो एक कोने में खड़ी थी तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अब जैसे ही पलटी उसे सामने अशीति नजर आई। तुम, नविका ने इतना कहा तभी वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हें फेस भी नहीं कर पा रही थी। आई एम सॉरी नविका, तुम तो एक अनाथ बच्चे को इतना सपोर्ट कर रही थी और मैंने तुम्हें ही गलत समझ लिया। आई एम सॉरी। अशीति जो भी हुआ था उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। मैं खुद आज तक नहीं समझ पाई थी इन सब के पीछे मोक्ष नहीं अमन था। यू नो वॉट, आज अगर उसकी मॉम की ये हालत है तो मैं जिम्मेदार हूँ, नविका रूंधी हुई आवाज में बोली। उसका गला भारी हो गया था जबकि उसकी इस बात पर अशीति उसे नासमझी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आया वो कहना क्या चाह रही थी। उसने अब पूछा, क्या मतलब? तुम इतना परेशान क्यों हो? नविका ने उसी तरह भावुक होकर कहा, मुझे चीकू का पता नहीं था, मोक्ष गलत लगता था तो मैंने माँ और उसके बीच एक एक करके नविका ने उसे सब सच बताया। उसके बाद वरद ने जो बताया था वो भी। उसकी आंखों में इस समय जो आंसू नजर आ रहे थे वो बता रहे थे उसे अपने किए का बेहद पछतावा था। वो एकदम ही धीरे से बोली, मैंने बहुत गलत कर दिया यार, रिश्ते का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जबकि उसने मेरे चीकू के लिए इतना कुछ किया।
उसे रोते हुए देखकर अशीति के उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम परेशान मत हो, उसकी मॉम ठीक हो जाएंगी, उनको कुछ नहीं होगा। मोक्ष अब आ रहा था। अगस्त्य भी उससे कुछ पहले ही आया। तभी मोक्ष की नज़र ओटी के निकलते डॉक्टर पर पड़ी। वो भागकर आगे आ गया। मेरी माँ मेरी माँ ठीक हो गई है ना? उसके बाद डॉक्टर ने कुछ कहा जो सुनते ही वो एकदम ही बेसुध हो गया। उसका बैलेंस बिगड़ और आंखों में आंसू नजर आने लगे। अविनाश जी की सख्त आंखों में भी आंसू छलक आए थे। अगस्त्य के साथ साथ अयान ने मोक्ष के कंधे पकड़ लिए, वरना वो जमीन पर ही गिर जाता। अयान ने अगस्त्य को देखा तो उसने पलकें झपकाईं। मोक्ष अब संभलकर खड़ा हुआ। कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं एक बार मिल सकता हूँ माँ से? उसकी आवाज़ बेहद धीमी और बेबसी से भरी हुई थी। नहीं, अभी नहीं। कुछ घंटे लगेंगे, डॉक्टर इतना कहकर वहां से निकल गए। वो सब बस उनको जाते हुए देखते रह गए। अविनाश जी की आंखों में नमी साफ नजर आने लगी। उन्होंने चेहरा फेर लिया। आयुष्मान जी एक बार फिर से अपनी बहन को देखने की कोशिश करने लगे। एकदम गंभीरता भरा माहौल था। मैंने माँ को मोक्ष को लेकर इतना कुछ कहा, उन दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी। ये सब कुछ मेरी ही गलती है। मेरी वजह से हो रहा है ये सब। नविका उदासी से मन ही मन में बोली। इस वक्त उसे बहुत गिल्ट हो रहा था, जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। लगभग 3-4 घंटे बाद नर्स के कहने पर मोक्ष अपनी माँ के पास आया। वो अब अंदर आ गया था। अंदर आते ही उसने अपनी माँ को देखा, जो अब तक उसी हाल में थी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू भर गए। उनके पास आकर वो स्टूल पर बैठा। मुझसे नफरत करके, नाराज होकर गई थी ना आप? मुझे खुद से माफी मांगने का मौका नहीं दे रही थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी। माँ मैं मर जाऊंगा, प्लीज उठो ना, कोई नहीं है मेरे पास आपके अलावा, प्लीज उठ जाओ। मोक्ष की आवाज में एक दर्द था जो साफ नजर आ रहा था। उसने ड्रिप लगे अपनी माँ के हाथ पर एकदम धीरे से कहा, आपको आपकी फैमिली चाहिए थी, आज सब है। आपके मामा जी, आपका भाई, सब है। माँ प्लीज उठ जाओ। मुझसे नाराज होना, मेरे लिए मत उठना, मुझे देखना भी मत, मुझसे बात मत करना, पर प्लीज अब आंखें खोल दो। उसकी आंखों में आंसू भरते ही जा रहे थे, जो अब फिर से उसके गाल पर आ गए थे। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने अपना हाथ रगड़कर अपने आंसुओं को पोंछा और गर्दन घुमाई। अविनाश जी को देखकर आज चेहरे पर कोई नफरत नहीं आई थी, बल्कि उनसे लगकर वो बोला, आप कहिए ना, आपकी बात सुनना चाहती थी माँ, वो आपकी बात सुन लेंगी। आप उठाइए ना प्लीज, मेरी माँ को कहिए ना वो उठ जाए। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। अविनाश जी इस समय उसका दर्द समझ पा रहे थे। उनकी खुद की आंखों में आंसू भर आए। वो हल्के से उसकी पीठ थपथपाकर बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। मोक्ष को अब एकदम ही एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और वो उनसे दूर हुआ। अविनाश जी उसी तरह से खड़े थे, जो देखकर मोक्ष खुद ही उठकर निकल गया। अविनाश जी की नज़र शालिनी जी पर गई। वो एकदम बुरी सी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। एकदम धीरे से उनके हाथ को छुआ। सर पर पूरी तरह से पट्टी बंधी थी, जो देखकर दर्द का एहसास उनको भी हुआ। शालिनी जी 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। अब तक उनको होश नहीं आया था। मोक्ष घर तक नहीं गया था। रायचंद परिवार से भी सब लगभग रोज ही आ रहे थे। वो ना ही नफरत दिखा पा रहा था, ना ही कुछ कह पा रहा था। सच ये भी था, बेशक वो बोल नहीं रहा था, मगर इन सब के आने की वजह से उसे भी राहत मिल रही थी। वो एकदम शांत सा बैठा हुआ था। यू शुड गो, आई एम हेयर। अगस्त्य ने कुछ हिचकिचाकर कहा। मोक्ष ने नजर भर उसे देखा। वो अब धीमी आवाज में बोला, क्यों कर रहे हो तुम? जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद। प्लीज अगस्त्य रायचंद, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। आखिर तक आते आते लहजा कठोर हुआ। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, तुम्हारी मदद करने का मुझे कोई शौक नहीं है मोक्ष खुराना। बस नजरअंदाज नहीं कर सकता, और एक बात समझ सकता हूँ, पेरेंट्स के बिना लाइफ इमेजिन करना कितना मुश्किल होता है। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा।
उसे अशीति की बात याद आई। उसने भी कुछ ऐसा ही तो कहा था। वो गहरी सांस भरकर बोला, आई एम सॉरी, जो भी मैं सब तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से हुआ। रायचंद विला। आयुष्मान जी हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। अशीति इस वक्त मायरा के साथ हॉल में बैठी फूड्स खिला रही थी। सेब का एक टुकड़ा उठाकर अयान उनके पास ही आकर बैठ गया। अशीति ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा। वो अब आंखें मटकाकर बोली, वैसे एक सवाल है मेरे पास। मत पूछना भाभी, आपकी दोस्त का बस चले 10 फीट की दूरी पर रहे मुझसे। अशीति की आंखों में आई शरारत देखकर अयान ने बीच में ही कहा। मायरा आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। यार बड़े बेशर्म होते जा रहे हैं, आप बेडरूम की बात मुझे क्यों बता रहे हो? अशीति ने मुंह बनाकर कहा। जो सुनकर अयान ने उसकी तरफ देखा तभी मायरा ने उसे घूरा। तुम ना या तो सोच समझ कर बोला करो या अपना मुंह बंद रखा करो। तुम दोनों झगड़ा करके आए हो? अशीति ने दोनों को एक एक करके देखते हुए कहा, जिस पर अयान तुरंत बोला, इसका बस चलेंगे, हमेशा मुझसे लड़ती रहे। मायरा ने भी तुरंत चिढ़कर जवाब दिया, अपनी हरकत मत देखना, तुम कम हो क्या? अरे भई मैंने कर क्या दिया यार? बस यही मैं कह रहा था कि आयन में जैसे ये कहा मायर उसे घूरने लगी। अशीति ने अवसर पकड़ा और तेज आवाज में बोली, बस करोगे दोनों? उसकी आवाज सुनते हैं वह दोनों ही शांत हो गए थे। अशीति एक बार फिर से बोली, बाप रे, मुझे तो लगता था मैं ही लड़ने में एक्सपर्ट हूँ। मैं बहुत ज्यादा लड़ती हूँ अपने पति से, लेकिन तुम दोनों मुझे भी टक्कर दे दोगे। बस इस आदमी की ना यही आदत नहीं पसंद है मुझे। मायरा ने अयान को घूरा तो वो अपनी मुस्कान दबाकर बैठ गया। अच्छा भई मैं चली, तुम कंटिन्यू करो, और अगर चाची या दादाजी तो देते रहना जवाब। अशीति बुरा सा मुंह बनाकर बोली। अशीति वहां से चली गई। मायरा ने कुछ पल तक अयान को घूरा, उसके बाद एकदम चिढ़कर बोली, तुम ना अपनी दोस्त रिया के पास ही जाओ, अगर तुम कमरे में आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मायरा खुद तो गुस्से से वहां से निकल गई, लेकिन उसके लिए गुस्सा देखकर अयान कुछ डर जरूर गया था। अपनी ही बालों को खुजाते हुए उसने कहा, ये मुँह एकदम शेरनी बन चुकी है, ये मुझे छोड़ने नहीं वाली। पर गलती भी तो मेरी है, मुझे क्या जरूरत थी इतना बड़बड़ करके रिया की तारीफ करने की। जेलस कराना था यहाँ तो मैडम मेरा एकदम वध करने को तैयार हैं। अयान, यू आर सच अ फूल। वो अब अपने कमरे की तरफ जाने लगा तभी सरिता जी की आवाज आई, अयान सुन बेटा, बाऊजी का मन बड़ा घबरा रहा है, उनको हॉस्पिटल जाना है, तू लेकर जा उनको। मैं भी साथ चलती हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा, एक बार देख कर आ जाते हैं। सरिता जी ने एकदम परेशान अंदाज में कहा और अयान जो अपने कमरे की तरफ जाने लगा था वो रुक गया। ओके मोम, चलते हैं, हम आप दादू को लेकर बाहर लिए, मैं गाड़ी में आप दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। अयान इतना कहकर निकला। मायरा का गुस्सा याद आते हैं उसने एक बार फिर अपने में ही कहा, आकर देखता हूँ, वैसे भी घायल शेरनी कब पंजा मारे कोई भरोसा नहीं है। आज तो तू अच्छे से गया है, और करो फेक कॉल करके फ्लर्टिंग, वो भी बीवी से सामने। उसे चैलेंज फील करवाना था, लेकिन यहाँ तो लगता है मैंने उसको पूरा जला ही दिया है। अब वो मुझे खा जाएगी। नविका चीकू को सुला रही थी। उसका ध्यान इस वक्त बार बार मोक्ष पर ही जा रहा था और उसे बहुत बुरा लगता था। शालिनी जी और उसके बीच जो उसने लड़ाई लगवाई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, उसकी वजह से शायद आज ये हाल हुआ था, वरना वो यही होती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरे चीकू के लिए इतना कुछ किया, मुझे नहीं पता था, मुझे तुमसे बदला लेना था, तो मैं तुम्हारी माँ को क्यों बीच में लेकर आई? तुम्हारे में अंतर ही क्या रहा? रिश्तों की बात कर रही थी और मैंने बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकदम धीरे से बोली, आई जस्ट होप माँ ठीक हो जाए, तब मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अपनी गलती की माफी मांगूंगी। चीकू को सुलाकर उठकर बाहर गई। उसने बाहर नौकरों को उसकी देखभाल करने के लिए कहा और उसके बाद वो घर से निकल गई। तुम जाओ, चाचू भी आने वाले हैं, हम हैं अभी यहाँ, तुम घर जा सकते हो। अगस्त्य ने एक बार फिर से कहा, जो सुनकर मोक्ष ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। इतने दिन हो गए थे पर अब तक उसकी माँ ठीक नहीं हुई थी।
उनको होश तक नहीं आया था। ये बात उसे कितना परेशान कर रही थी ये वो ही जानता था। अगस्त्य उसके पास ही बैठा रहा। अपनी माँ के आखिरी दर्शन उसने किए थे। वो उस औरत से नफरत करने के दावे करता था, फिर भी उसे फर्क पड़ा था। उनको मरते देखकर उसको फर्क पड़ा था। मोक्ष के एहसास क्या होंगे ये समझना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, मैं भगवान में मानता नहीं हूँ, बाकी सबको बहुत यकीन है। डोंट वरी, सब प्रे कर रहे हैं, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उनको। मोक्ष की आंखें एक बार फिर भरने लगी थी। उसको इतना बेबस अगस्त्य ने भी पहली बार देखा था। वो उसके सामने तो हमेशा ही अकड़ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू बढ़ने लगे थे। उसने धीरे से उसके कंधे पर सर रख दिया और अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा। दोनों ही खामोश थे। नविका और आयुष्मान जी एक ही वक्त पर अस्पताल पहुंचे। उन दोनों को इस तरह से देखकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। आयुष्मान जी के चेहरे पर एक राहत भरी भाव नजर आने लगे। उन्होंने मन ही मन में प्रार्थना की, दीदी जो चाहती थी वो होने लगा है, रिश्ते एक बार फिर सुधर रहे हैं। भगवान करे बस उनको कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए और अपनी आंखों से ये सब देख सके। आई जस्ट होप मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मुझे नहीं पता है कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, क्योंकि मैं खुद तुमसे इस वजह से नफरत करने लगी थी। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश की नहीं। तुम्हारा पागलपन मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मुझे इतना पता है इस बार मैंने गलती की है, उसकी माफी मुझे माननी ही होगी। बस भगवान जी माँ को ठीक कर दीजिए। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नविका भी नम आंखों से अपने मन में ही बोली। नर्स एकदम ही अब बाहर आए। डॉक्टर उसकी आवाज और घबराहट देखकर अगस्त्य मोक्ष के साथ साथ वो दोनों भी आगे आए। आयुष्मान जी ने तुरंत पूछा, क्या हो गया, वो ठीक है ना? जिस पर उसने जवाब दिया, आप लोग प्लीज पैनिक मत कीजिए, इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते प्लीज। इतना कहकर वो चली गई और डॉक्टर भी कुछ ही देर में बेहद गंभीरता से अंदर गए। मोक्ष का दिल अब और भी ज्यादा घबराने लगा था। वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसके हाथों में हल्की कंपन थी। अगस्त्य ने जब ये महसूस किया तो ना चाहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा था। उसके बाद भी उसका दिल बहुत तेज घबरा रहा था। कुछ पल बाद अब डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर जो गंभीरता बनी हुई थी वो सबको डरा रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। तभी आयुष्मान जी ने पूछा, डॉक्टर सब ठीक है ना? डॉक्टर की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई। क्या ठीक हो गई शालिनी जी? क्या हुआ उनके साथ? क्या उनका ठीक होना और रिश्तों में आई दरारें कम होना वो देख पाएंगी? ये जो नज़दीकी अब रिश्तों में आ रही है, जहां सिर्फ नफरत थी वहां आई नज़दीकियां, इन सभी के आपसी रिश्तों पर कैसे असर करेंगी? आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ। मोक्ष ने कुछ चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। अशीति एक बार फिर से बोली, उनको कोई कॉल आई थी जिसके बाद वो यहाँ आए हैं। सोचिएगा इस बारे में, पर फिलहाल अपनी माँ पर ध्यान दीजिए। अशीति अब आहिस्ता से अपने पेट पर हाथ रखकर उठी। वैसे थैंक यू सो मच, उस दिन के लिए मौका ही नहीं मिला। थैंक यू। इतना कहकर वो अब वेटिंग एरिया से वापस वार्ड की तरफ जाने लगी। अगस्त्य को देखकर उसके कदम रुक गए। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने धीमी आवाज में कहा, आपको थैंक यू बोलना चाहिए। इतना कहकर वो चली गई। अगस्त्य की नज़र इस वक्त मोक्ष पर उतरी। उसने एक गहरी सांस ली। मोक्ष को अपने पास कोई महसूस हुआ तो उसने देखा सामने अगस्त्य था। अगस्त्य को देखते ही उसने चेहरा फेर लिया। ना ही उसे ज्यादा बोलने की आदत थी, ना अगस्त्य आगे से किसी को कंसोल कर सकता था। थैंक यू उस दिन के लिए, अगस्त्य ने काफी देर की खामोशी के बाद कहा, जो सुनकर मोक्ष ने जवाब नहीं दिया। अगस्त्य ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब अचानक सालों पहले कोई हमारे राइवल का साथ देकर हमें बिजनेस में गिराने लगा तब बहुत मुश्किल नहीं था ये पता लगाना कि सामने कौन है। अगस्त्य रायचंद के लिए अपने दुश्मन से बदला लेना भी मुश्किल नहीं था, पर तब दादू ने मुझे रोका क्योंकि सामने तुम थे मोक्ष खुराना। उस समय मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बार बार तुम हमें लॉस पहुंचाने लगे और मेरी कोशिश के बाद दादू रोकते रहे, तब मेरी जिद पर उन्होंने बुआ जी के बारे में बताया।
अविनाश रायचंद अपने बेटे की मौत पर नहीं रोया। वो उस दिन अपनी बेटी के किए धोखे पर आंसू बहा रहा था जो उसकी सगी औलाद भी नहीं थी। अगस्त्य की बात सुनकर मोक्ष ने उसे देखा। वो एक पल की चुप्पी के बाद बोला, और पता है फिर मैंने अपने काम से काम रखा। चाचू ने कभी अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा। जब तक तुम्हारे डैड का बिजनेस संभालने लायक तुम नहीं थे तब तक वो छिपकर हमेशा अपनी बहन को फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे। दादू की नाराजगी बहुत थी। मेरे डैड नहीं रहे, ऐसे में वो उनके खिलाफ जाकर उनको और परेशान नहीं करना चाहते थे, पर आज उन्होंने वो भी किया। शीना जी से पूछ सकते हैं वो किसकी वजह से तुम्हारे घर में उस वक्त भी टिकी रही जब 2 वक्त की रोटी के अलावा उनको कुछ नहीं मिल रहा था। जरूरी नहीं होता जो लोग जताते नहीं या सिर्फ नफरत दिखाते हैं उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होती। अगस्त्य की बात पर वो अब की बार एकदम चौंक गया। उसे अब ध्यान आया कल से शीना काकी उसके पास ही थी। आज जब वो नासिक आया तब वो नहीं थी और उसके कुछ घंटे बाद ही आयुष्मान जी यहाँ थे। यानी अगस्त्य की एक एक बात एकदम सच थी। यानी अब तक वो गलत सोच रहा था। यानी उसकी माँ का अपने मामा जी और भाई पर भरोसा एकदम ठीक था। रायचंद फैमिली खासकर अशीति के सामने नविका अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो एक कोने में खड़ी थी तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अब जैसे ही पलटी उसे सामने अशीति नजर आई। तुम, नविका ने इतना कहा तभी वो धीमी आवाज में बोली, तुम्हें फेस भी नहीं कर पा रही थी। आई एम सॉरी नविका। तुम तो एक अनाथ बच्चे को इतना सपोर्ट कर रही थी और मैंने तुम्हें ही गलत समझ लिया। आई एम सॉरी। अशीति जो भी हुआ था उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। मैं खुद आज तक नहीं समझ पाई थी इन सब के पीछे मोक्ष नहीं अमन था। यू नो वॉट, आज अगर उसकी मॉम की ये हालत है तो मैं जिम्मेदार हूँ, नविका रूंधी हुई आवाज में बोली। उसका गला भारी हो गया था जबकि उसकी इस बात पर अशीति उसे नासमझी से देखने लगी। उसे समझ नहीं आया वो कहना क्या चाह रही थी। उसने अब पूछा, क्या मतलब? तुम इतना परेशान क्यों हो? नविका ने उसी तरह भावुक होकर कहा, मुझे चीकू का पता नहीं था, मोक्ष गलत लगता था तो मैंने माँ और उसके बीच एक एक करके नविका ने उसे सब सच बताया। उसके बाद वरद ने जो बताया था वो भी। उसकी आंखों में इस समय जो आंसू नजर आ रहे थे वो बता रहे थे उसे अपने किए का बेहद पछतावा था। वो एकदम ही धीरे से बोली, मैंने बहुत गलत कर दिया यार, रिश्ते का मजाक नहीं बनाना चाहिए, जबकि उसने मेरे चीकू के लिए इतना कुछ किया। उसे रोते हुए देखकर अशीति के उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम परेशान मत हो, उसकी मॉम ठीक हो जाएंगी, उनको कुछ नहीं होगा। मोक्ष अब आ रहा था। अगस्त्य भी उससे कुछ पहले ही आया तभी मोक्ष की नज़र ओटी के निकलते डॉक्टर पर पड़ी। वो भागकर आगे आ गया, मेरी माँ मेरी माँ ठीक हो गई है ना? उसके बाद डॉक्टर ने कुछ कहा जो सुनते ही वो एकदम ही बेसुध हो गया। उसका बैलेंस बिगड़ और आंखों में आंसू नजर आने लगे। अविनाश जी की सख्त आंखों में भी आंसू छलक आए थे। अगस्त्य के साथ साथ अयान ने मोक्ष के कंधे पकड़ लिए वरना वो जमीन पर ही गिर जाता। अयान ने अगस्त्य को देखा तो उसने पलकें झपकाईं। मोक्ष अब संभलकर खड़ा हुआ। कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं एक बार मिल सकता हूँ माँ से? उसकी आवाज बेहद धीमी और बेबसी से भरी हुई थी। नहीं, अभी नहीं, कुछ घंटे लगेंगे, डॉक्टर इतना कहकर वहां से निकल गए। वो सब बस उनको जाते हुए देखते रह गए। अविनाश जी की आंखों में नमी साफ नजर आने लगी। उन्होंने चेहरा फेर लिया। आयुष्मान जी एक बार फिर से अपनी बहन को देखने की कोशिश करने लगे। एकदम गंभीरता भरा माहौल था। मैंने माँ को मोक्ष को लेकर इतना कुछ कहा, उन दोनों के बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी। ये सब कुछ मेरी ही गलती है, मेरी वजह से हो रहा है ये सब, नविका उदासी से मन ही मन में बोली। इस वक्त उसे बहुत गिल्ट हो रहा था जो उसके चेहरे पर भी साफ नजर आ रहा था। लगभग 3-4 घंटे बाद नर्स के कहने पर मोक्ष अपनी माँ के पास आया। वो अब अंदर आ गया था। अंदर आते ही उसने अपनी माँ को देखा जो अब तक उसी हाल में थी। एक बार फिर से उसकी आंखों में आंसू भर गए। उनके पास आकर वो स्टूल पर बैठा। मुझसे नफरत करके, नाराज होकर गई थी ना आप?
मुझे खुद से माफी मांगने का मौका नहीं दे रही थी, मुझसे बात नहीं कर रही थी। माँ मैं मर जाऊंगा, प्लीज उठो ना, कोई नहीं है मेरे पास आपके अलावा, प्लीज उठ जाओ। मोक्ष की आवाज में एक दर्द था जो साफ नजर आ रहा था। उसने ड्रिप लगे अपनी माँ के हाथ पर एकदम धीरे से कहा, आपको आपकी फैमिली चाहिए थी, आज सब है, आपके मामा जी, आपका भाई, सब है, माँ प्लीज उठ जाओ। मुझसे नाराज होना, मेरे लिए मत उठना, मुझे देखना भी मत, मुझसे बात मत करना, पर प्लीज अब आंखें खोल दो। उसकी आंखों में आंसू भरते ही जा रहे थे जो अब फिर से उसके गाल पर आ गए थे। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने अपना हाथ रगड़कर अपने आंसुओं को पोंछा और गर्दन घुमाई। अविनाश जी को देखकर आज चेहरे पर कोई नफरत नहीं आई थी, बल्कि उनसे लगकर वो बोला, आप कहिए ना, आपकी बात सुनना चाहती थी माँ, वो आपकी बात सुन लेंगी। आप उठाइए ना प्लीज, मेरी माँ को कहिए ना वो उठ जाए। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। अविनाश जी इस समय उसका दर्द समझ पा रहे थे। उनकी खुद की आंखों में आंसू भर आए। वो हल्के से उसकी पीठ थपथपाकर बोली, कुछ नहीं होगा तुम्हारी माँ को। मोक्ष को अब एकदम ही एहसास हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और वो उनसे दूर हुआ। अविनाश जी उसी तरह से खड़े थे जो देखकर मोक्ष खुद ही उठकर निकल गया। अविनाश जी की नज़र शालिनी जी पर गई। वो एकदम बुरी सी हालत में लग रही थी। उनकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रहे थे। एकदम धीरे से उनके हाथ को छुआ। सर पर पूरी तरह से पट्टी बंधी थी जो देखकर दर्द का एहसास उनको भी हुआ। शालिनी जी 2 दिन से हॉस्पिटल में थी। अब तक उनको होश नहीं आया था। मोक्ष घर तक नहीं गया था। रायचंद परिवार से भी सब लगभग रोज ही आ रहे थे। वो ना ही नफरत दिखा पा रहा था, ना ही कुछ कह पा रहा था। सच ये भी था, बेशक वो बोल नहीं रहा था, मगर इन सब के आने की वजह से उसे भी राहत मिल रही थी। वो एकदम शांत सा बैठा हुआ था। यू शुड गो, आई एम हेयर। अगस्त्य ने कुछ हिचकिचाकर कहा। मोक्ष ने नजर भर उसे देखा। वो अब धीमी आवाज में बोला, क्यों कर रहे हो तुम? जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है उसके बाद। प्लीज अगस्त्य रायचंद, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। आखिर तक आते आते लहजा कठोर हुआ। अगस्त्य ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, तुम्हारी मदद करने का मुझे कोई शौक नहीं है मोक्ष खुराना। बस नजरअंदाज नहीं कर सकता, और एक बात समझ सकता हूँ, पेरेंट्स के बिना लाइफ इमेजिन करना कितना मुश्किल होता है। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा। उसे अशीति की बात याद आई। उसने भी कुछ ऐसा ही तो कहा था। वो गहरी सांस भरकर बोला, आई एम सॉरी, जो भी मैं सब तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से हुआ। रायचंद विला। आयुष्मान जी हॉस्पिटल जाने के लिए निकले। अशीति इस वक्त मायरा के साथ हॉल में बैठी फूड्स खिला रही थी। सेब का एक टुकड़ा उठाकर अयान उनके पास ही आकर बैठ गया। अशीति ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा। वो अब आंखें मटकाकर बोली, वैसे एक सवाल है मेरे पास। मत पूछना भाभी, आपकी दोस्त का बस चले 10 फीट की दूरी पर रहे मुझसे। अशीति की आंखों में आई शरारत देखकर अयान ने बीच में ही कहा। मायरा आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगी। यार बड़े बेशर्म होते जा रहे हैं, आप बेडरूम की बात मुझे क्यों बता रहे हो? अशीति ने मुंह बनाकर कहा, जो सुनकर अयान ने उसकी तरफ देखा तभी मायरा ने उसे घूरा। तुम ना या तो सोच समझ कर बोला करो या अपना मुंह बंद रखा करो। तुम दोनों झगड़ा करके आए हो? अशीति ने दोनों को एक एक करके देखते हुए कहा, जिस पर अयान तुरंत बोला, इसका बस चलेंगे, हमेशा मुझसे लड़ती रहे। मायरा ने भी तुरंत चिढ़कर जवाब दिया, अपनी हरकत मत देखना, तुम कम हो क्या? अरे भई मैंने कर क्या दिया यार? बस यही मैं कह रहा था कि आयन में, जैसे ये कहा मायर उसे घूरने लगी। अशीति ने अब सर पकड़ा और तेज आवाज में बोली, बस करोगे दोनों? उसकी आवाज सुनते हैं वह दोनों ही शांत हो गए थे। अशीति एक बार फिर से बोली, बाप रे, मुझे तो लगता था मैं ही लड़ने में एक्सपर्ट हूँ। मैं बहुत ज्यादा लड़ती हूँ अपने पति से, लेकिन तुम दोनों मुझे भी टक्कर दे दोगे। बस इस आदमी की ना यही आदत नहीं पसंद है मुझे। मायरा ने अयान को घूरा तो वो अपनी मुस्कान दबाकर बैठ गया। अच्छा भई मैं चली, तुम कंटिन्यू करो, और अगर चाची या दादाजी तो देते रहना जवाब। अशीति बुरा सा मुंह बनाकर बोली।
अशीति वहां से चली गई। मायरा ने कुछ पल तक अयान को घूरा, उसके बाद एकदम चिढ़कर बोली, तुम ना अपनी दोस्त रिया के पास ही जाओ, अगर तुम कमरे में आए तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। मायरा खुद तो गुस्से से वहां से निकल गई, लेकिन उसके लिए गुस्सा देखकर अयान कुछ डर जरूर गया था। अपनी ही बालों को खुजाते हुए उसने कहा, ये मो एकदम शेरनी बन चुकी है, ये मुझे छोड़ने नहीं वाली। पर गलती भी तो मेरी है, मुझे क्या जरूरत थी इतना बड़बड़ करके रिया की तारीफ करने की। जेलिस कराना था यहाँ तो मैडम मेरा एकदम वध करने को तैयार हैं। अयान, यू आर सच अ फूल। वो अब अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तभी सरिता जी की आवाज आई, अयान सुन बेटा, बाऊजी का मन बड़ा घबरा रहा है, उनको हॉस्पिटल जाना है, तू लेकर जा उनको। मैं भी साथ चलती हूँ, पता नहीं क्या हुआ होगा, एक बार देख कर आ जाते हैं, सरिता जी ने एकदम परेशान अंदाज में कहा। और अयान जो अपने कमरे की तरफ जाने लगा था वो रुक गया। ओके मोम, चलते हैं, हम आप दादू को लेकर बाहर लिए, मैं गाड़ी में आप दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। अयान इतना कहकर निकला। मायरा का गुस्सा याद आते हैं, उसने एक बार फिर अपने में ही कहा, आकर देखता हूँ, वैसे भी घायल शेरनी कब पंजा मारे कोई भरोसा नहीं है। आज तो तू अच्छे से गया है, और करो फेक कॉल करके फ्लर्टिंग, वो भी बीवी से सामने। उसे चैलेंज फील करवाना था, लेकिन यहाँ तो लगता है मैंने उसको पूरा जला ही दिया है, अब वो मुझे खा जाएगी। नविका चीकू को सुला रही थी। उसका ध्यान इस वक्त बार बार मोक्ष पर ही जा रहा था और उसे बहुत बुरा लगता था। शालिनी जी और उसके बीच जो उसने लड़ाई लगवाई, जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की, उसकी वजह से शायद आज ये हाल हुआ था, वरना वो यही होती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने मेरे चीकू के लिए इतना कुछ किया, मुझे नहीं पता था, मुझे तुमसे बदला लेना था, तो मैं तुम्हारी माँ को क्यों बीच में लेकर आई? मेरे तुम्हारे में अंतर ही क्या रहा? रिश्तों की बात कर रही थी और मैंने बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बिगाड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहकर गालों तक आ गए। उसने अपने आंसुओं को पोंछा और एकदम धीरे से बोली, आई जस्ट होप माँ ठीक हो जाए, तब मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं अपनी गलती की माफी मांगूंगी। चीकू को सुलाकर उठकर बाहर गई। उसने बाहर नौकरों को उसकी देखभाल करने के लिए कहा और उसके बाद वो घर से निकल गई। तुम जाओ, चाचू भी आने वाले हैं, हम हैं अभी यहाँ, तुम घर जा सकते हो, अगस्त्य ने एक बार फिर से कहा, जो सुनकर मोक्ष ने उसकी तरफ देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। इतने दिन हो गए थे पर अब तक उसकी माँ ठीक नहीं हुई थी, उनको होश तक नहीं आया था। ये बात उसे कितना परेशान कर रही थी ये वो ही जानता था। अगस्त्य उसके पास ही बैठा रहा। अपनी माँ के आखिरी दर्शन उसने किए थे। वो उस औरत से नफरत करने के दावे करता था, फिर भी उसे फर्क पड़ा था। उनको मरते देखकर उसको फर्क पड़ा था। मोक्ष के एहसास क्या होंगे ये समझना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने कहा, मैं भगवान में मानता नहीं हूँ, बाकी सबको बहुत यकीन है। डोंट वरी, सब प्रे कर रहे हैं, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा उनको। मोक्ष की आंखें एक बार फिर भरने लगी थी। उसको इतना बेबस अगस्त्य ने भी पहली बार देखा था। वो उसके सामने तो हमेशा ही अकड़ कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू बढ़ने लगे थे। उसने धीरे से उसके कंधे पर सर रख दिया और अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा, दोनों ही खामोश थे। नविका और आयुष्मान जी एक ही वक्त पर अस्पताल पहुंचे। उन दोनों को इस तरह से देखकर उन्होंने एक दूसरे को देखा। आयुष्मान जी के चेहरे पर एक राहत भरी भाव नजर आने लगे। उन्होंने मन ही मन में प्रार्थना की, दीदी जो चाहती थी वो होने लगा है, रिश्ते एक बार फिर सुधर रहे हैं। भगवान करे बस उनको कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए और अपनी आंखों से ये सब देख सके। आई जस्ट होप मैं तुमसे माफी मांग सकूं। मुझे नहीं पता है कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं, क्योंकि मैं खुद तुमसे इस वजह से नफरत करने लगी थी। मैंने कभी तुम्हें समझने की कोशिश की नहीं। तुम्हारा पागलपन मुझे नहीं समझ आता, लेकिन मुझे इतना पता है इस बार मैंने गलती की है, उसकी माफी मुझे माननी ही होगी। बस भगवान जी माँ को ठीक कर दीजिए, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नविका भी नम आंखों से अपने मन में ही बोली। नर्स एकदम ही अब बाहर आई। डॉक्टर डॉक्टर डॉट उसकी आवाज और घबराहट देखकर अगस्त्य मोक्ष के साथ साथ वो दोनों भी आगे आए। आयुष्मान जी ने तुरंत पूछा, क्या हो गया, वो ठीक है ना?
जिस पर उसने जवाब दिया, आप लोग प्लीज पैनिक मत कीजिए, इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते प्लीज। इतना कहकर वो चली गई और डॉक्टर भी कुछ ही देर में बेहद गंभीरता से अंदर गए। मोक्ष का दिल अब और भी ज्यादा घबराने लगा था। वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। उसके हाथों में हल्की कंपन थी। अगस्त्य ने जब ये महसूस किया तो ना चाहते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करने लगा था। उसके बाद भी उसका दिल बहुत तेज घबरा रहा था। कुछ पल बाद अब डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर जो गंभीरता बनी हुई थी वो सबको डरा रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ पूछने की। तभी आयुष्मान जी ने पूछा, डॉक्टर सब ठीक है ना? डॉक्टर की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई। मोक्ष के हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर डर नजर आ रहा था। अयान के साथ अविनाश जी और सरिता आ गए थे। डॉक्टर की गंभीरता सबको डरा रही थी। आप बोलेंगे कुछ? आयुष्मान जी ने अब की बार तेज गुस्से में कहा। कंडीशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है, प्लीज पैनिक करके सिचुएशन को खराब मत करिए, डॉक्टर ने गंभीरता से कहा और उसके बाद अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल करने लगे। डॉक्टर सिन्हा, आई नीड यू अर्जेंटली। पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन रही तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर गंभीरता से इतना कहते हुए वहां से एक तरफ गए। उनकी इस बात ने मोक्ष को अंदर तक बेचैन करके रख दिया था। वो बेचैनी भरी सांस ले रहा था। अविनाश जी और आयुष्मान जी की नजर भी एक दूसरे पर आ रुकी थी। कुछ नहीं होगा, अच्छा अच्छा सोचो बेटा। सरिता जी ने मोक्ष को हिम्मत दी। बाकी सब एकदम ही चुप थे। नविका अपनी भरी हुई आंखों से उसे देख रही थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी कुछ भी कहने की। आज की ये किस तरह बीती इसका अंदाजा किसी को नहीं हुआ। अगली सुबह एक बार सब वहां थे। 2 डॉक्टर बाहर आए। सब उनको घेर कर खड़े थे। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, डोंट वरी, शी इज इन कोमा। इससे बाहर आने में कितना वक्त लगेगा ये हम अभी कह नहीं सकते। सिचुएशन जैसे ही थोड़ी और बेहतर होती है आप इनको घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर इतना बोलते हुए वहां से निकले। मोक्ष को कुछ राहत मिली। बाकी सब भी थोड़ा तो निश्चित थे, कम से कम वो उनके बीच थी। आज लगभग 5 दिन बाद मोक्ष को थोड़ी सी राहत मिली थी। रात का समय था। अगस्त्य अपने कमरे में अशीति के साथ बैठा हुआ था। वो उसकी पीठ से अपना सीना टिकाकर खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़कर बोली, ठीक हो जाएंगी ना मोक्ष की माँ? हम होप सो। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी। अशीति ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। क्या हो गया, आप इतने सीरियस? मतलब कोई बात है? आहा, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था, अगस्त्य ने कहा। अशीति अब भी उसको देखती रही। उसे देखकर ही लग रहा था उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने गर्दन उसकी तरफ घुमाए ही हल्के से उसके गर्दन पर हाथ रखा। बताइए ना क्या हो गया? दादू और चाचू ने अगर सब कुछ छिपाने की जगह दिखाकर किया होता तो शायद आज मोक्ष ऐसा नहीं होता ना ही उसके मन में इतनी नफरत होती, ना ही इस तरह का इंसान होता। अगस्त्य की आवाज में गंभीरता था। अशीति उसकी बात पर चौंकी। खुद उसके मन में भी यही चल रहा था। हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। दादाजी, नाराजगी भी समझ आती है मुझे, पर मोक्ष जी के साथ भी काफी कुछ हुआ था। फिर भी अगस्त्य, सबका अपना अपना अंदाज होता है, इतना मत सोचिए, सब ठीक है, अशीति ने एकदम नरमी और प्यार भरी आवाज में कहा। अगस्त्य के हाथ अपनी बैली के इर्द गिर्द ढीले महसूस कर वो उसकी तरफ पलटी। उसके गर्दन पर रखा हाथ पीछे करके उसने एकदम प्यार से उसके गले पर किस किया। रिलैक्स, सब ठीक है, अशीति ने एकदम प्यार भरी आवाज में कहा। अगस्त्य उसकी तरफ देख कर रह गया। हल्का सुकून महसूस हुआ। वो उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए गहरी सांस लेकर बोला, मैं खुद ऐसा था पर तुमने बहुत बदल दिया। अब सोने से पहले बेचैन नहीं होता मैं। अपनी बेचैनी किसी से छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। नफरत मेरे अंदर कितनी थी इसका एहसास तब हुआ, तब तुमसे इतनी मोहब्बत हुई और तब जाना ये जरूरी नहीं, बस मैं मन में रखे था। थैंक यू मुझे कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू माय लव। आज उसके लहजे में अलग ही प्यार का एहसास था जिसने अशीति को सुकून महसूस कराया। वो खुलकर मुस्कुरा दी।
उसकी नोज को हल्के से किस करके उसने चहकती आवाज में कहा, एंड थैंक्स टू यू टू, मुझे इतना प्यार करने के लिए। डरते डरते अयान ने कमरे में कदम रखा। अभी वो दादाजी को लेकर आया था। कमरे के दरवाजे से अंदर झांकते ही उसे मायरा बेड पर सोती हुई नजर आई। थैंक गॉड, बच गया। उसने राहत की सांस हलक से उतारकर अब अंदर कदम रखा। एकदम दबे पाँव के साथ वो अंदर आया ताकि मायरा की आंख ना खुले। कपड़े बदलकर भी एकदम उसी तरह से बिना आवाज किए अपने कदम बढ़ाए। वो आहिस्ता से आकर बेड पर अपनी जगह पर लेटा। उसने अब ब्लैंकेट धीरज से ऊपर कर अपने ऊपर लिया। नजर मायरा पर गई जो अब तक चैन से आंखें बंद किए सोई हुई नजर आ रही थी। 2 दिन से डरा कर रखा है इसने मुझे, मतलब इतनी जालिम बीवी होती है किसी की। वो अपने आप में ही बोला और कुछ पल तक उसे देखते रहने के बाद उसने आगे बढ़कर एकदम हल्के से मायरा को अपनी बाहों में भरना चाहा। मोक्ष नविका के कहने पर भी खाना नहीं खा रहा था। वो एकदम शांत सा बैठा हुआ था। नविका काफी देर से उसे देखती रही। उसने अब उसके पास होकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मोक्ष डोंट वरी, माँ ठीक हो रही है। वो अब पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसने तिरछी नजर से अपने कंधे पर रखे हाथ को देखा। नविका ने तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लिया। मोक्ष गहरी सांस खींचता हुआ एक बार फिर से सामने देखने लगा। नविका कुछ पल तक देखते रहने के बाद अब लंच बॉक्स खोलकर एक निवाला उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, मुंह खोलो। मोक्ष ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहने ही लगा था, उसी पल नविका ने उसके मुंह में निवाला रख दिया। मानती हूँ परेशान हो, बहुत बुरा लग रहा होगा माँ को इस तरह से देखकर। तुम्हारी दर्द और परेशानी भी समझ आ रही है मुझे, मगर ऐसे भूखे रहोगे तो कुछ ठीक हो जाएगा? खाना खाओ, नविका ने समझाते हुए एकदम नर्म आवाज में कहा। मोक्ष ने नजर भर उसे देखा। वो कुछ नहीं बोला था। नविका भी चुपचाप उसे खिलाने लगी। वो आजकल हमेशा यही रहता था, ना काम का ध्यान ना खाने का ध्यान, खुद को तो जैसे उसने भूला ही दिया था। उसको खिलाने के बाद नविका ने लंच बॉक्स रखा। दोनों के बीच वैसे भी खामोशी ही अक्सर देखने को मिलती थी, आज भी वही हो रहा था। नविका के मन में जो गिल्ट था वो अब तक कम नहीं हुआ था। आई एम सॉरी। काफी देर तक हिम्मत जुटाने के बाद उसने धीमी आवाज में कहा। मोक्ष ने नजर उठाकर उसे देखा। वो हिम्मत जुटाते हुए अब फिर से बोली, आई एम सॉरी मोक्ष, माँ को हर्ट करने का इरादा नहीं था मेरा। मैं बस तुमसे बदला लेना चाहती थी, अपने चीकू को लेना चाहती थी और मैं तुमको फील करवाना चाहती। मेरी फैमिली को मेरे अगेंस्ट कर दिया, वही फील करना था। कैसा लगता है जब अपनी फैमिली ही गलत समझती है? मेरा तरीका गलत था, आई एम सॉरी। नविका का गिल्ट इस समय साफ नजर आ रहा था। मोक्ष उसकी बात सुन जरूर रहा था मगर उसने रिएक्ट नहीं किया। एक बार फिर से वही खामोशी उन दोनों के दरमियान कायम हो गई थी। चीकू अकेला होगा, मैं ड्राइवर को कॉल करता हूँ, घर जाओ तुम, मोक्ष ने काफी पल की खामोशी के बाद कहा, जो सुनते ही नविका ने जवाब दिया, नहीं मैंने भेज दिया है ड्राइवर भैया को, चीकू के पास है घर में सुषमा। मोक्ष कुछ कह नहीं पाया। वो उसके साथ हॉस्पिटल में ही रुकी थी। अगले दिन शालिनी जी को आज जाकर होश आया। अपनी आंखें खोलते ही जब उन्होंने बेटे को आंखों के सामने देखा तो आंखें भर आईं। माँ। मोक्ष का गला भराया था। वो उनके पास आकर धीमी आवाज में बोला। शालिनी जी को अब आयुष्मान जी नजर आए। भाई और अपने परिवार को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहकर गाल तक आए। आयुष्मान जी ने आगे आकर उनकी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछकर एकदम नर्म आवाज में कहा, दीदी ठीक हो ना? शालिनी जी ने भरी हुई आंखों से भाई को देखा। आसपास सब नजर आ रहे थे सिवाय अविनाश जी के और उनकी नजरें उनको ही देखना चाह रही थी। दीदी सब ठीक है, अब आप खुद को परेशान मत करो। सब ठीक है, आयुष्मान जी ने नर्म आवाज में कहा। नविका वहां मौजूद थी मगर शालिनी जी को देखने के अलावा उनको कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी। अविनाश जी दरवाजे के पास खिड़की से लगकर अंदर देख रहे थे। कम से कम वो अब होश में थी, ये देखकर उनको भी राहत मिली मगर उन्होंने उसके बाद भी अंदर जाकर उनसे बात नहीं की। वो अब वहां से जाने के लिए पलटे। अगस्त्य को देखते ही चेहरे का रंग एक पल के लिए उतर गया। उसने अपने दादाजी को देखकर एकदम सपाट अंदाज में कहा,
अब कम से कम मिल लीजिए। नहीं, हमें नहीं मिलना, किसी से घर लेकर चलो, वो अपने ही अंदाज में बोले और इतना कहकर वो आगे बढ़ गए। अगस्त्य आगे बढ़ते अपने दादू को देखकर बड़बड़ाया, इतना परेशान थे इतने दिन से, पर ये नहीं एक बार मिल लें, बात कर ले। इनकी अकड़ भी ना कम नहीं हो सकती। अगर मुझे सुनाकर हो गया है तो जल्दी आओ, अविनाश जी ने पीछे से ही कहा। अगस्त्य ने सर झटका, वो अब उनके पीछे चला गया। शालिनी जी अब जाकर कुछ ठीक थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें घर लेकर जाने की परमिशन दे दी थी। इतने दिनों मोक्ष को भी राहत मिली थी। उसकी माँ उसके साथ घर जा रही थी, पर उसने महसूस किया था वो एक बार भी कुछ नहीं बोली थी, और उनके इस नाराजगी की वजह क्या थी ये भी उसे पता ही था। कुछ देर बाद जो बोलो घर पहुंचे, मोक्ष तुरंत गाड़ी से बाहर निकाला और उसने जाकर पीछे का दरवाजा खोलकर अपनी माँ को हाथ बढ़ाकर बाहर निकलने का इशारा किया। शालिनी जी खुद ही बाहर आने लगी, पर इस समय शरीर में जानकारी थी जिसकी वजह से उनके कदम लड़खड़ा गए थे। तभी मोक्ष ने उनको संभाल लिया और बोला, आराम से माँ। वो उसको लिए घर की तरफ बढ़ा। उनकी ये नाराजगी बर्दाश्त करना उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। मोक्ष को लेकर अंदर आया, उनकी नाराजगी नजर आ रही थी। वो उससे कुछ बात भी नहीं कर रही थी, जो नविका भी दिख रही थी, और इसी की वजह से उसका गिल्ट और बढ़ने लगा था। उसने मन ही मन में कहा, मैंने बहुत गलत कर दिया। वो इतना परेशान था अपनी माँ के लिए, उसके बाद भी अब तक माँ उससे बात नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने जो किया उसकी वजह से वो अब तक उससे नाराज है। मुझे सब ठीक करना ही होगा। वेलकम होम दादी। चीकू की प्यारी सी आवाज सुनते ही सबका ध्यान उस पर गया। नविका ने उसे पास आने का इशारा किया। शालिनी जी उसे पहचान नहीं पाई थी। चीकू सीधा मोक्ष के पास आ गया। जीजू, आपको पता है, मुझे ना दीदी ने जब से बताया है कि आपकी मम्मी ठीक नहीं है, तब से मैं उनके लिए प्रेयर कर रहा हूँ। अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चीकू ने एकदम मासूमियत भरी आवाज में कहा। उसकी बात सुनते ही मोक्ष के चेहरे पर एक हल्की से मुस्कान आई। उसने उसके बालों पर हाथ फेरकर एकदम नरमी भरी आवाज में कहा, हाँ देखिए, आपकी प्रेयर की वजह से मेरी मॉम ठीक हो गई। शालिनी जी हैरान थी। वो जिस तरह से उससे बात कर रहा था, ऐसे उन्होंने उसे किसी बच्चे के साथ नहीं देखा था। चीकू ने अब उनके पास आकर कहा, आप ठीक हो गई ना? जीजू बहुत सारा परेशान थे। शालिनी जी ने एक नज़र नविका को देखा, फिर चीकू को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वो उनके गाल चूम कर बोला, अब आपका ध्यान रखेंगे हम, फिर आप ठीक हो जाओगे और मेरी तरह आपका भी बैंडेज निकल जाएगा। शालिनी जी से लगभग सब मिल चुके थे सिवाय अविनाश जी के। सुबह से शाम को गई थी, मगर अब तक उनके दिल को चैन नहीं मिला था। लॉन में वो बेचैनी से चक्कर काट रहे थे। अशीति उनके पास ही आ गई। उसने उनकी तरफ देखकर कहा, बहुत परेशान है, आप उनके लिए एक बार मिल लीजिए ना। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? आपको बुआ जी से मिलना चाहिए दादू। नहीं, हम उसके लिए परेशान नहीं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, बस इतना काफी है। हम क्यों मिलने जाने लगे, हमें कोई परवाह नहीं है, अविनाश जी ने अपने ही अंदाज में कहा, जो सुनकर अशीति का मुंह बन गया और उनको देखने लगी। आप भी ना कम नहीं है दादू। मुझे तो लगता था सिर्फ आपके वो बड़े पोते ही खड़ूस से है, लेकिन आप। बोलते बोलते जब उसे एहसास हुआ उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया तो एकदम चुप हो गई, लेकिन अगले ही पल जब उसने अविनाश जी को खुद को घूरते हुए पाया तो उसकी सांस से गले अटकने लगी। उसने अपनी बातों को संभालते हुए कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इसीलिए कह रही थी क्योंकि आप इतने दिनों से बुआ जी के लिए परेशान था। अब जब उनको होश आ गया तो आप मिल नहीं रहे हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। नहीं, हमें नहीं मिलना है किसी से भी, अविनाश जी ने अपने अंदाज में कहा, और वो अब जैसे ही वहां से जाने को हुए अशीति ने रोका, दादाजी रुकिए। अविनाश जी ने ठहरकर जब उसकी तरफ देखा तो उसने आहिस्ता से कहा, कोई भी बेटी अपने पापा को परेशान करके कुछ हासिल नहीं करना चाहती। आप भी जानते हैं, आप उनके लिए बहुत अहम है। दादाजी, जब आप अपनी मर्जी से किसी की शादी का फैसला कर सकते हैं और वो साथ में खुश ना रहे तो क्या कोई कहेगा वो फैसला गलत था? जोड़ी जिसकी बननी हो, जिसकी तकदीर में जो हो वो होकर रहता है, तो फिर इतना क्यों नफरत रखना?
आपका नजरिया भी समझती हूँ मैं, पर इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। कई बार हम इंतजार में रह जाते हैं और भगवान हमसे मौका ही छीन लेते हैं। उसकी गंभीरता भरी बात सुनकर अविनाश जी कुछ कह ना सके। उसने फिर से कहा, अगर बुआ जी को कुछ हो जाता तो आप पछतावे में रहते। अभी वक्त है, गिले शिकवे मिटाने की कोशिश करिए, आपको खुद को सुकून मिलेगा। ये बेचैनी खत्म हो जाएगी। वो अब बोलकर चुप हो गई, जबकि अविनाश जी उसको देखते रह गए।